हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे निज़िम एज़ेकिल। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जितने ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनका कहना था कि सर एलटी ग्रेड तो करा ही रहे हो, लेकिन एलटी ग्रेड में जितने सारे राइटर्स हैं उसमें से उन राइटर्स को पहले करा दो जो पीजीटी एग्ज़ाम के हिसाब से हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि निज़िम एज़ेकिल आपके आखिरी पोएट बच रहे हैं जिसको मैं अभी करा रहा हूं। बाकी सारे पोएट जो पीजीटी एग्ज़ाम के हिसाब से सारे कवर हो गए हैं। जितने सारे पोएट बच रहे हैं आपके एलटी ग्रेड के हिसाब से मैं इसके बाद जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूँ। जिसको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप फिर अरताई पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। आप इस पर यकीन नहीं करोगे, इतने फास्ट लर्निंग करोगे, मतलब जिन चीज़ों को आप याद नहीं कर पा रहे वर्षों से उसको मैं कुछ महीनों में भी याद करवा दूंगा। और मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, जितने सारे पॉइंट मैं यहाँ पर करवाता हूँ हर एक पॉइंट के बेसिस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेगा। डेली बेसिस पर टास्क और डेली बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लर्निंग ऑब्वियसली बहुत फास्ट हो जाएगी। दूसरी बात है कि बहुत सारे तरीके वहाँ पर फॉलो कराए जाते हैं। कब कैसे कितना रिवीजन करना है वो सब भी रेगुलर बेसिस पर रिवीजन कराया जाता है। आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए इस ग्रुप को। बात करते हैं यहाँ पर निज़िम एज़ेकिल के बारे में। पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, इसके बाद जितने सारे ईयर्स हैं उसको भी ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं और जितने सारे इनके वर्क्स हैं उसको भी ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को। प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई, यानी कि तब बॉम्बे कहा जाता था। इन ए जूइश फैमिली, यानी कि यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और कौन सी कम्युनिटी में? बेने इजराइल कम्युनिटी में। तो ध्यान रखना, पूछ देगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे निज़िम एज़ेकिल? तो वो है बेने। आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, रेने, सेने, टेने, बेने, इस तरीके से दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट नाम यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेने कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। बात करते हैं यहाँ पर इनकी डेथ के बारे में, है ना। तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2004 को। तो इस डेट को भी मैं याद करवाने वाला हूँ। मुंबई में ही इनकी डेथ हुई थी और ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है जो कि मानसिक रोग है, यानी कि जिस व्यक्ति को अल्जाइमर हो जाता है उसकी मेमोरी पावर चली जाती है। ठीक है, तो मेमोरी पावर से रिलेटेड है ये, उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तो इन्हीं के वजह से, मतलब इसी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 को। यहाँ पर है इनके फादर का नाम है मोसेस एज़ेकिल। मोसेस एज़ेकिल क्या थे? इनके जो पिताजी थे वो प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? एट विल्सन कॉलेज मुंबई। बात करते हैं इनकी वाइफ का नाम है डेजी जैकब। डेजी जैकब इनकी वाइफ का नाम होता है और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। कब मिलता है? 1983 में। किस लिए मिलता है? तो पोएट्री कलेक्शन के लिए, जिस कलेक्शन का नाम है लेटर डे सैम्स। तो इसको ध्यान रखना, लेटर डे सैम्स की वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1983 में। सारे ईयर्स को मैं याद करवाता हूँ, देखते हैं कैसे। यहाँ पर है सबसे पहली बात कि निज़िम एज़ेकिल। तो निज़िम एज़ेकिल का अगर मैं मृत्यु आपको सिखा देता हूँ, इनका ईयर सिखा देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 2004 में मरे थे तो इनसे रिलेटेड जितने सारे वर्क्स होंगे वो 1900 में ही घटा होगा, 1900 कुछ ईस्वी में ही घटा होगा। क्यों? क्योंकि इनका आखिरी जो ईयर है वो 2004 है। तो जितने मैक्सिमम, मतलब 99% इनके जितने सारे वर्क्स हैं वो 1900 ईस्वी में ही हुए होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो 19 को मैं नहीं भी याद कराऊँ तो ये आपके लिए अंडरस्टूड हो जाएगा। बाकी मैं लास्ट के 2 डिजिट याद करवाऊंगा तो आप बेसिकली इस चीज़ को कैच कर लोगे एग्जाम में, है ना। बात करते हैं कैसे याद रखते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी 2004 को। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ईयर को बस आप ध्यान रखो। मैं आपको बताता हूँ, जरा देखो। निसिम, इसका कोड ही मैं रखा हूँ निसिम। निसिम को पहले डिकोड करो, जो मैं कोड आपको ग्रुप में सिखाया हूँ। बात करते हैं, आई तो कट जाएगा, यहाँ से आई भी कट जाएगा। बताओ यहाँ एन का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। एस का मतलब 0 और फिर से एस का मतलब 0 और एम का मतलब 3, यानी इस तरीके से आ जाता है 2003। बस एक साल आपको बढ़ा करके सोचना है कि निजिम में निसिम लिखा है, निसिम को हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। 2003 तो वैसे भी आ जाता है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनकी मृत्यु का ईयर। बस आपको एक साल बढ़ा देना है अपने से। तो 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इनका जन्म। ऐसे समझो कि एक नारी है, एक नारी एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, एक नारी एक बच्चे को जन्म देती है, बस नारी इसका कोड है। तो यहाँ पर नारी को डिकोड करो, डबल ए कट जाएगा, आई कटेगा, एन का मतलब 2 होता है, आर का मतलब 4 होता है, तो 24 हो गया। तो मैं बताया था आपको कि 2004 तो वैसे मृत्यु से संबंधित याद है, तो 19 तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखोगे। तो 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2 ईयर्स ऐसे कंप्लीट हो गए। बात करते हैं यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड जो इनको मिला था, कब मिला था? 1983 में। 83 को मैं अभी याद करवाता हूँ, जरा देखो। जब निज़िम एज़ेकिल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इस
इस अवार्ड को मिलते ही इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था। फेम का मतलब प्रसिद्धि मिली थी, है ना। तो फेम बहुत ज़्यादा मिला कब? साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने के बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। तो फेम को कैसे डिकोड करेंगे? ए कटेगा, ई कटेगा, एफ का मतलब 8 होता है और एम का मतलब 3, यानी 83 में मिला था इनको क्या? साहित्य अकादमी अवार्ड। और किसके लिए मिला था? इसको ध्यान रखना, इनके पोएट्री कलेक्शन लैटर डे सैम्स की वजह से। क्लियर। अब बात करते हैं सारे एक एक करके मेजर वर्क्स। अब समझो कि जितने भी चीज़ हम याद करेंगे निज़्म एजिकल से रिलेटेड, वो याद करेंगे नशे से। नशे है तो यहाँ पर दारू भी ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा, है ना। नशे क्यों भाई? क्योंकि इनके नाम में ही है निसी। देखो यहाँ पर निसीम, है ना। निज़्म एजिकल के नाम में ही है निसी। निसी से ध्यान रखेंगे नशे। नशे नशे ध्यान रखना। जब भी मैं किसी चीज़ को नशे से रिलेट करूंगा, आप समझ आना ये निसिम के बारे में कह रहा हूँ, यानी कि निज़्म एजिकल के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो नशे से यहाँ पर रिलेट करेंगे। नशे से रिलेटेड दारू होता है तो दारू भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर, देखो आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ अ टाइम टू चेंज किसने लिखा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अ टाइम टू चेंज किस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। दोनों चीज़ को याद करवाता हूँ अभी, जरा समझो। यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशे करता है, बहुत ज़्यादा नशे करता है, नशे कर करके थक जाता है, उब जाता है। तो कहता है भैया अब टाइम टू चेंज, अब मुझे खुद को बदलने का वक्त आ गया है कि नहीं। खुद को बदलने का वक्त आ गया है। ये कब बोल रहा है? वो नशे कर करके जब थक जाता है, जब सारे लोग उसको प्रताड़ित करते रहते हैं, डॉक्टर से लेकर के बीवी तक, तब वो कह रहा होता है अब नशे से मुझे मुक्त होना है, अब टाइम आ गया है खुद को चेंज करने का। अब टाइम आ गया है खुद को चेंज करने का। किस चीज़ से? नशे से मुक्त होने का। ठीक है। तो नशे से ध्यान रख लोगे, निज़्म एजिकल यानी कि अ टाइम टू चेंज किस लिए आ गया है? नशे के लिए आ गया है। तो नशे से निज़्म एजिकल पर टिक लगाना है। बात करते हैं ईयर को। यहाँ पर देखो, अब आप क्या होता है कि आप अलोन रहते रहते थक जाते हो। अलोन रहते रहते थक जाते हो मतलब बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, जो किसी लोग से बात नहीं करते, तो वो अलोन रहना पसंद करते हैं। वो इतना ज़्यादा मतलब थक जाते हैं ज़िंदगी से, वो कहते हैं कि नहीं अब मुझे अलोन नहीं रहना है, अलोन नहीं रहना है, अब टाइम आ गया है खुद को बदलने का, है ना। अ टाइम टू चेंज, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। तो अलोन नहीं रहना है अब से मुझे, अब टाइम आ गया है खुद को बदलने का। अ टाइम टू चेंज, अलोन अब से हम नहीं रहेंगे। अलोन को डिकोड करो, ए कट जाएगा, ओ कटेगा, ई कटेगा, एल का मतलब 5 और एन का मतलब 2, यानी 52, यानी 1952 में क्या लिखे थे ये? अ टाइम टू चेंज। उम्मीद है चीज़ों को कैच कर पा रहे होगे। बात करते हैं 60 पोएम्स। 60 पोएम्स देखो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर है कि भाई कोई मतलब आपका कोई साथी है, मान लो कि वो रातों रात 60 पोएम्स याद कर लिया, उसको सारे 60 पोएम्स याद हो गए, सारे 60 पोएम्स याद हो गए। तो आप उससे कैसे बात करते हो? भाई नशे में थे क्या? अरे तुम नशे में याद कर लेते हो? भाई कौन से नशे कर लिए तुमने? कौन सा नशा कर लिया कि 60 पोएम्स याद कर लिए? बस आपको इमेजिन करना है। ठीक है। कौन से नशे करते हो भाई कि 60 पोएम्स याद कर लिए? बताओ कौन से नशे करते हो कि 60 पोएम्स याद हो गए? तो 60 पोएम्स आपके एग्जाम में दे देगा, तो ये कहानी आपके दिमाग में तैरनी चाहिए। क्या कि अच्छा सर ने बताया था 60 पोएम्स याद कर लिए, लगता है कोई नशे करके आया था। तो अपने दोस्त को पूछ रहे हो कि कौन से नशे करते हो भाई? तो कौन से नशे करते हो? नशे मतलब निज़्म एजिकल 60 पोएम्स को लिखे थे। ठीक है। अब इसके ईयर्स को देखते हैं। अब आपका साथी जो है वो 60 पोएम्स को याद कर लिया है। आप उसको कहते हो भाई सलाम है आपकी मेमोरी को, है ना, सलाम है आपको, सलाम है कि आप रातों रात 60 पोएम्स याद कर लिए। सलाम है भाई ऐसे बंदों को जो 60 पोएम्स को यूं ही याद कर लेते हैं रातों रात, है ना। तो 60 पोएम्स को याद कर लिए, इसलिए उसको आप सलाम ही कर रहे हो। तो सलाम को रिकॉर्ड करो। एस का मतलब 0 होता है, तो 0 स्टार्ट में आ जाता है, तो इसको इग्नोर करो, है ना। ए कट जाएगा, यहाँ पर ए कटेगा, ये कटेगा, बच गया एल। एल का मतलब 5 और एम का मतलब 3, यानी 1953 में ये क्या लिखे थे? 60 पोएम्स को लिखे थे। उम्मीद है कैच कर लिए होगे। बात करते हैं द थर्ड को लिखे हैं ये कौन लिखा है? निज़्म एजिकल। कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे ध्यान रखोगे कि मैं थर्ड क्लास से ही छुप छुप करके लेबोरेटरी में जाता था, अपने स्कूल के लैब में जाता था। और लैब में पता है कितने सारे केमिस्ट्री वाले लैब में कितने सारे आपके अल्कोहल होते हैं। तो मैं थर्ड क्लास में ही अल्कोहल को पी जाता था और नशे करता था। मैं कब से नशे कर रहा हूँ? थर्ड क्लास से ही नशे कर रहा हूँ। कहाँ जा करके नशे कर रहा हूँ? लैब में छुप करके, स्कूल के लैब में छुप करके, क्योंकि दारू हमें कौन देता भाई? देता कोई नहीं, तो लैब में ही दारू मिलता है अक्सर, है ना। तो लैब में जा करके मैं थर्ड क्लास से ही नशे करने लगा हूँ।
थर्ड क्लास से ही नशे, यानी कि द थर्ड को किसने लिखा, निज़िम एज़ेकियल ने लिखा। फिर यहाँ पर लैब में मैं जाता था थर्ड क्लास से ही, यानी कि थर्ड क्लास से ही मैं लैब जाता था, है ना, इसलिए तो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए तो मैं एकदम साइंटिस्ट बनने के कगार पर हूँ, है ना। बस आपको इमेजिन करना है, कुछ ऑकवर्ड सा इमेजिन करोगे तभी आपकी मेमोरी शार्प हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑकवर्ड चीज़ों को ही हमारी जो मेमोरी है वो कैच कर पाती है, इमेज बना पाती है। तो लैब में जाना मैं कब से स्टार्ट किया स्कूल में, थर्ड क्लास से। तो द थर्ड को किसने लिखा, कब लिखा, लैब में जाना शुरू कर दिया था थर्ड क्लास से। लैब को रिकॉर्ड करो, ए कर जाएगा, एल का मतलब 5 और बी का मतलब 9, यानी कि 59 में, यानी 1959 में क्या लिखे थे, द थर्ड को लिखे थे। बात करते हैं यहाँ पर अनफिनिश्ड मैन। जो अनफिनिश्ड मैन होते हैं ना, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो दुख के बावजूद भी डटे हैं, वैसे लोग, वैसे मैन कभी अनफिनिश मतलब फिनिश होता ही नहीं है, वो हमेशा अनफिनिश होता है। तो अनफिनिश्ड मैन जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, अनफिनिश्ड मैन होते हैं, और वैसे लोग ही यशस्वी के पात्र होते हैं, मतलब यशस्वी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। यशस्वी को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पर वाई तो वैसे भी कट जाएगा, यहाँ पर ज़रा देखो डब्लू तो वैसे भी कट जाता है, तो लास्ट में बच जाता है एस एच और एच और एस बच जाता है, बचता है कि नहीं। तो बताओ, वाई कटेगा, ए कटेगा, ए कटेगा, फिर यहाँ पर डब्लू और आई कटेगा, एस एच का मतलब 6 और यहाँ पर एस का मतलब 0, तो 60, यानी कि 1960 में क्या लिखे थे, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब कैसे याद रखोगे, द अनफिनिश्ड मैन को किसने लिखा है, द अनफिनिश्ड मैन को लिखा है निज़िम एज़ेकियल ने। कैसे ध्यान रखोगे, ये तो ईयर आप याद रख लिए, ऐसे ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर ध्यान रखोगे कि मैं नशे नहीं करता। नशे करने वाले तो फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि मैं नशे नहीं करता इसलिए मैं अनफिनिश्ड मैन हूँ, क्योंकि मैं नशे नहीं करता। तो नशे से निज़िम एज़ेकियल ध्यान रख लोगे। बात करते हैं द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम को कैसे ध्यान रखोगे, जरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे उस एग्जैक्ट नेम उसका पता है, उस लड़की का एग्जैक्ट नेम पता है जो क्या करती है, नशे करती है। तो ऐसे ध्यान रखना, उस लड़की का एग्जैक्ट नाम मुझे पता है जो नशे करती है, यानी कि निज़िम एज़ेकियल ने क्या लिखा, द एग्जैक्ट नेम। मैं कहता हूँ इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि 2 पोएम जो आपको पढ़ने हैं ना आपके सिलेबस में, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बारे में भी कभी पूछ लेगा कब पब्लिश किया गया उस पोएम को, तो यही 1965 ही होगा, क्योंकि द एग्जैक्ट नेम जो है वो कलेक्शन है, ठीक है, पोएम्स के कलेक्शन है। कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर समझो कि उस लड़की का जो बहुत ही अधिक नशे करती है उसका एग्जैक्ट नाम मुझे पता है, और उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, शीला है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नेम आपको किसका पता है, जो नशे करती है, यानी कि एग्जैक्ट नेम को किसने लिखा, नशे, है ना, नशे यानी कि निज़िम एज़ेकियल ने। कौन सी लड़की है वो, क्या नाम है उसका, शीला नाम है। शीला को डिकोड करते हैं, आई कट जाएगा, ए कट जाएगा, एस एच का मतलब 6 और एल का मतलब 5, यानी कि 1965 में ये क्या लिखे थे, द एग्जैक्ट नेम लिखे थे। फिर बात करते हैं हिम्स इन डार्कनेस। देखो यहाँ पर क्या है, मैं डार्कनेस में नशे करता था, अंधेरे में छुप करके अपनी बीवी से क्या करता था, नशे करता था। डार्कनेस में ही लोग क्या करते हैं, नशे करते हैं। इमेजिन करना भाई, दिल से नहीं लेना। डार्कनेस में, अंधेरे में मैं छुप करके नशे करता था, थर्ड क्लास से ही, है ना, इस तरीके से ध्यान रखो। तो डार्कनेस में मैं क्या करता था, नशे करता था, डार्कनेस में नशे करता था। तभी आकाश से एक हिम्स की आवाज़ सुनाई देती है। हिम्स यानी कि भजन सुनाई देता है। भजन कब सुनाई देता है, आकाश से सुनाई देता है जब मैं डार्कनेस में बैठ करके नशे कर रहा हूँ। तो डार्कनेस से ऐसे याद रख लोगे, नशे यानी निज़िम एज़ेकियल ने लिखा हिम्स इन डार्कनेस। और आकाश से आवाज़ आई, किसकी आवाज़, एक भजन की, हिम्स की आवाज़ आई, ठीक है। आकाश को डिकोड करो, ए कटेगा, के का मतलब होता है 7 और एस एच का मतलब होता है आपका 6, यानी कि 76। 1976 में ये क्या लिखे थे, हिम्स इन डार्कनेस, ध्यान रख लेना। फिर लेटर डे सैम्स, यहाँ पर कैसे ध्यान रखेंगे, समझो कि नशे को तो मैं छोड़ दिया, बाद वाले दिनों में मैं नशे को छोड़ दिया, लेटर डेज, है ना, यानी बाद वाले दिनों में मैं क्या किया, नशे को छोड़ दिया। तो लेटर डे से ध्यान रखना, नशे को छोड़ दिया था बाद वाले दिनों में, यानी कि निज़िम एज़ेकियल ने लिखा है। लेटर डे में जब नशे को छोड़ दिया तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा छोड़ने के बाद। हाँ जी, मैं पान खाना शुरू किया। मैं लेटर डेज में, बाद वाले दिनों में दारू पीने छोड़ करके मैं क्या किया, नशे छोड़ करके पान खाना प्रारंभ किया। पान को डिकोड करो,
ए कट जाएगा, पी का मतलब 9, एन का मतलब 2, यानी 1992 में ये लिखे हैं लेटर डे सैम्स। मुझे उम्मीद है सारे ईयर्स को आप याद कर लिए होंगे, साथ में ये सारे वर्क्स भी आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, जरा देखो यहाँ पर है नलिनी को किसने लिखा और द स्लीप वॉकर्स को किसने लिखा। तो नलिनी को ऐसे ध्यान रखेंगे, आपका दोस्त आता है, अब आप नशे छोड़ चुके हो, कहता है भाई दारू पीनी है, तुमको कहना ना लेनी भैया, अब ना लेनी, अब मुझे नहीं लेने हैं, ना लेनी, दारू नहीं लेने हैं, नशे नहीं करने हैं, ना लेनी, क्या नहीं लेने, दारू नहीं लेने, दारू मतलब नशे नहीं करने, नशे मतलब निज़िम एज़ेकियल ने क्या लिखा है, नलिनी लिखा है, ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर स्लीप वॉकर्स, कैसे ध्यान रखोगे किसने लिखा है स्लीप वॉकर्स को, स्लीप वॉकर्स को लिखा है कौन, नशे करके आप स्लीप में भी वॉक करते हो, नशे में देखते हो कैसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं लोग, है ना, तो स्लीप में भी वॉक करते हैं कौन लोग, जो लोग नशे करते हैं, स्लीप में भी वॉक करते हैं, स्लीप में मतलब नींद में भी लोग चलने लगते हैं, कौन लोग, जो लोग नशे करते हैं, नशे यानी निज़िम एज़ेकियल ने क्या लिखा है, स्लीप वॉकर्स लिखा है, उम्मीद है याद हो गया होगा। बात करते हैं इनके फेमस पोएम्स के बारे में, यहाँ पर है द पैट्रियट। जो पैट्रियट होते हैं ना, असली देशभक्त होते हैं, वो नशे नहीं करते या फिर नशे करते हैं, जैसे भी रिलेट करना है, क्यों, क्योंकि असली पैट्रियट कौन होते हैं, असली देशभक्त कौन होते हैं, हमारे सेना लोग होते हैं, हमारे आर्मी लोग होते हैं। बताओ आर्मी लोग कहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं, आर्मी लोग ड्यूटी करते हैं, देखना बहुत ज़्यादा बर्फीले जगह पर, बहुत अधिक बर्फीले जगह पर रहते हैं, बर्फीले जगह पर सर्वाइव करने के लिए उन्हें नशे करने ही पड़ते हैं, दारू पीने ही पड़ते हैं, है कि नहीं। तो जो असली देशभक्त होते हैं, पैट्रियट होते हैं, वो क्या करते हैं, नशे करते हैं। जो असली देशभक्त कौन होते हैं, सेना लोग, आर्मी लोग होते हैं, है ना। तो जो बर्फीले जगह में काम करेंगे तो नशे तो थोड़ा करेंगे ही, तो जो असली पैट्रियट होते हैं वो नशे करते हैं, यानी कि नशे से निज़िम एज़ेकियल पे टिक लगा देना है। फिर बात करते हैं कि आजकल की मैरिज देखना, सारे लोग क्या करते हैं, नशे की मांग करते हैं, मुझे दारू पीना ही है, दोस्त लोग तभी जाने को तैयार होगा जब उसके हाथ में खंबा थमा लो, है ना। तो कहने का मतलब है कि मैरिज, आजकल के मैरिज में काफ़ी नशे करते हैं, काफ़ी लोग नशे करते हैं, तो मैरिज में नशे करते हैं, यानी मैरिज को किसने लिखा, नशे यानी कि निज़िम एज़ेकियल ने। फिर है द बैकग्राउंड कैजुअली, यहाँ पर द बैकग्राउंड कैजुअली, मान लो किसी लड़के के बारे में पता करनी है ना, किसी लड़की से उसकी शादी होनी है, अब उसके बारे में पता करने जाते हैं कि उसके बैकग्राउंड का चेक करो, पता चलता है कि उसके बैकग्राउंड जो है, उसका बैकग्राउंड जो है वो नशीला बैकग्राउंड है, मतलब कॉलेज स्कूल से लेकर के अभी तक वो क्या कर रहा है, नशे ही नशे कर रहा है। तो किसी का बैकग्राउंड हम चेक किए तो पता चला उसका बैकग्राउंड, तो भाई उसका पास्ट जो है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड किसके विषय में है, नशे के विषय में, यानी कि नशे करता रहा है वो, तो नशे यानी निज़िम एज़ेकियल क्या लिखे हैं, द बैकग्राउंड कैजुअली। फिर यहाँ पर द गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है इसमें, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, पार्टी में जाता है, नशे करता है, पार्टी में जा करके नशे करता है, और इसको मतलब थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, मतलब लाइन मारता है ऐसे समझ लो। तो पार्टी में जाता है नशे करके, पार्टी में लाइन मतलब पार्टी में नशे करके जाता है, और मिस पुष्पा को क्या करता है, लाइन मारता है ना। अगर संयोग से किसी का नाम पुष्पा हो तो बुरा ना माने, बस एक ट्रिक है। तो यहाँ पर है कि पार्टी में जाता है कोई बंदा पार्टी में जाता है नशे करके, वहाँ पर नशे करता है पार्टी में, और मिस पुष्पा को लाइन मारता है। तो पार्टी मिस पुष्पा जैसे देखे, नशे को ध्यान रखना है, नशे को ध्यान रखना है, यानी कि निज़िम एज़ेकियल पे टिक लगाना है। फिर है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यहाँ पर ध्यान रखना स्कॉर्पियन, ये जो पोएम है ना आपके सिलेबस में भी है, ये इनकी माता के विषय में है, इनकी माता को भी बिच्छू डंक मार लेता है, ये मेरी पर्सनल भी कहानी है, मेरी माँ को भी बिच्छू काटा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मैं कितना ज़्यादा भाग दौड़ किया था कि मैं ही जानता हूँ, है ना। तो और सेम स्टोरी इनके साथ है। तो द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नाइट में मैं नशे करके आ रहा था, तब मुझे स्कॉर्पियन ने काट लिया। अब जरा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि बंदर को कहा जाता है मरकट, है ना, प्योर हिंदी या फिर जो भी संस्कृत का वर्ड है, मरकट कहा जाता है बंदर को, मतलब वो मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन बंदर का जो नटखटपना है ना, वो कभी दूर नहीं हो सकता, और वो नेचुरली इतना नटखट होता है कि शेर को भी छेड़ देता है, देखे होंगे ऐसे कई सारे वीडियो, है ना। तो क्या होता है कि बंदर जो होता है ना, बंदर को कभी बिच्छू से कटवा दो, पहले तो नशे करवाओ, पहले तो बंदर को नशे करवाओ, और ज़्यादा चंचल हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसको बिच्छू भी कटवा दो, और ज़्यादा वो पागल हो जाएगा। तो मैं किस संबंध में बात कर रहा था ये कभी बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो नटखट दिमाग जो होता है ना, वो नटखट होता
है ना। तो मरकट कहा जाता है बंदर को, और बंदर की तुलना करी जाती है हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा नटखट होता है। पहले तो उसको नशे करवा दो, नशे में और ज़्यादा नटखट वाली चीज़ों को सोचने लगता है। ऊपर से बिच्छू कटवा दो, सोच लो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, वो बात की बात है। अभी सोचते हैं पहले द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के विषय में। यहाँ पर है कि नाइट में मैं नशे करके आ रहा था, तब मुझे क्या कर दिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। ठीक है, तो नशे किया था नाइट में और आ रहा था तो बिच्छू ने डंक मार दिया, ऐसे कहानी को रिलेट करना है। तो यहाँ पर नशे करके आ रहा था नाइट में, नाइट नशे करके, यानी कि नजीम एजिकल ने क्या लिखा है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। याद हो गया। बात करते हैं यहाँ पर पोएट, लवर और बर्ड वॉचर। यहाँ पर बताओ, जब कोई पोएट, एक तो ऊपर से पोएट है, ऊपर से वो एक बढ़िया सा लवर भी है, और वो नशे करके आया है, हर एक पक्षी को क्या देखता है, हर एक पक्षी को बहुत ही अच्छे तरीके से गौर से उसको वॉच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक पोएट नशे करके आया, ऊपर से वो तो लवर है, नशे करके आया, और सारे बर्ड को इतने गौर से वॉच कर रहा है जैसे कि अभी ही उसके ऊपर कोई पोएम लिख देंगे, है ना। तो इसे ध्यान रखना है, पोएट जो है, लवर है, बर्ड को कब वॉच करता है, नशे करके। तो नशे करके यानी कि नजीम एजिकल। द रेलवे क्लर्क को ड्यूटी पर नशे की हालत में पकड़ा गया, ऐसे ध्यान रखना है। रेलवे क्लर्क को क्या ड्यूटी के आवर में क्या किया गया, नशे के हालत में पकड़ा गया, फिर उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो यहाँ पर नशे यानी कि नजीम एजिकल ने क्या लिखा है, द रेलवे क्लर्क। यहाँ पर बात करते हैं फिलोसफी। अब आपको सही बताता हूँ, जो लोग नशे करते हैं ना, नशे के हालत में सब फिलोसफर बन जाते हैं, इतने महान फिलोसफर बन जाते हैं कि मत पूछो। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा, मतलब जो फिलॉसफी ओशो को नहीं आती होगी ना, वो फिलॉसफी एक नशेड़ी को आता है। तो हर नशेड़ी जो होता है, नशे करने के बाद बहुत ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ता है। तो फिलॉसफी को किसने लिखा है, हर नशे करने वाला फिलॉसफी बहुत अधिक देता है ना। तो फिलॉसफी से नशे को रिलेट करना है, नशे आने के नजीम एजिकल पे टिक लगाना है। बात करते हैं बुक्स ऑन एजिकल, कौन कौन से बुक्स को लिखा गया है। तो यहाँ पर चेतन करनानी को ध्यान रखना, ये लिखे हैं नजीम एजिकल, डायरेक्टली लिखे हैं नजीम एजिकल, और आर राज राव लिखे हैं नजीम एजिकल द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, तो इन दोनों को 2-3 बार मैं बोल देता हूँ ताकि आप याद रख सको। चेतन करनानी लिखे हैं नजीम एजिकल, आर राज राव लिखे हैं नजीम एजिकल द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। चेतन करनानी लिखे हैं नजीम एजिकल, आर राज राव लिखे हैं नजीम एजिकल द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर नोन एज यानी कि नजीम एजिकल जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी कि आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता के फादर के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। कौन, नजीम एजिकल। तो ध्यान रखना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। चलो, ये याद हो गया आपको, है ना। मतलब ये जो है ना, वो भारतीय अंग्रेजी कविता है, जो है भारत के लोग जो इंग्लिश में कविता लिखना स्टार्ट किए हैं, उसको एक तरीके से आधुनिक रूप और एक नई दिशा देने की कोशिश किए थे। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। क्योंकि मैं फर्स्ट पोएट पढ़ा रहा हूँ इंडियन ओरिजिन के, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर कहे जाते होंगे, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश के। ठीक है, फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड आयरनी, रियलिज्म एंड अर्बन थीम्स इन इंडियन पोएट्री। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर है कि ये भारतीय पोएम्स में, यानी कि इंडियन पोएम्स में, इंडियन पोएट्री में क्या किए, एक तो आयरनी वाले विषय को शुरुआत किए, यानी कि व्यंग वाले, रियलिज्म को ये शुरुआत किए, रियलिज्म मतलब बिल्कुल सच्चाई वाली चीज़ को। फिर यहाँ पर अर्बन थीम्स यानी कि शहरी जीवन के विषयों की भी शुरुआत कब किए, मतलब इंडियन पोएट्री में शुरुआत किए। कौन, आपके नजीम एजिकल। अगला फैक्ट है यहाँ पर यूज्ड इंडियन इंग्लिश मतलब समझते हो, इंडियनिज्म, मतलब कि अगर कोई मराठी है तो इंग्लिश में मराठी वर्ड को भी घुसेड़ दे रहा है थोड़ा सा, है ना। इंग्लिश में हिंदी को जैसे हिंग्लिश बोल देते हैं, उसको हिंदी प्लस इंग्लिश हिंग्लिश बोल देते हैं। तो इस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। जैसे आप नाम सुने होंगे प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद क्या करते थे, मगही भाषा हो गया, चाहे तो जो लोकल लैंग्वेज होता था, उसके शब्दों का एकदम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए हैं अपने हिंदी वाले लेख में, है ना। तो इसी तरीके से इंडियन वाले लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या किए, मतलब उसमें मिक्स किए हैं थोड़ा इंग्लिश में, इसलिए इसको बोल रहे हैं यूज्ड इंडियन इंग्लिश, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर ह्यूमरसली इन पोएम्स लाइक द गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, यानी कि इस वाले जो पोएट्री है, इसमें ये क्या किए हैं, इसमें वो बहुत अच्छे से इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल किए हैं,
ठीक है, मतलब क्या करते थे कि भाषा के प्रयोग में जैसे कि भारतीय उच्चारण हो गया, चाहे जो मजाक करने का शैली है जो हम हिंदी में करते हैं, मराठी में करते हैं, तो उसका उपयोग ये कर देते थे इंग्लिश वाले, तो उसका टोन ही चेंज कर देते थे एक तरीके से, है ना। और इसी की वजह से ये अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बना पाए। फिर बात करते हैं वर्कड एज प्रोफेसर, क्रिटिक, प्ले राइट एंड आर्ट रिव्यूअर, यानी कि प्रोफेसर के तौर पर भी काम किए, क्रिटिक यानी कि आलोचक के तौर पर भी काम किए, प्ले राइट यानी कि नाटककार के रूप में भी किए, और आर्ट रिव्यूअर यानी कि कला समीक्षक के रूप में भी ये कार्य किए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर है हीज पोएम्स ऑफन एक्सप्लोर आइडेंटिटी, एलियनेशन, फेथ एंड लव, यानी कि उनकी कविताएं पहचान और यहाँ पर है एलियनेशन यानी कि एकाकीपन जिसको कहते हैं, यानी कि किसी से बिखराव के बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं उसके बारे में, फिर है आस्था के बारे में, और लव यानी प्रेम के मतलब ये सारे विषयों पर ये क्या करते थे, इन सारे थीम्स के ऊपर, विषय के ऊपर इनकी कविताएं हुआ करती थी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पायनियर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इस चीज़ को ध्यान रखना कि पायनियर का मतलब होता है एक तरीके से अग्रदूत, जिसको बोल देते हैं पायनियर का मतलब, अग्रदूत मतलब समझते हो, मतलब उस चीज़ को लीड करने वाले। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि कह सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय अंग्रेजी कविता के ये पायनियर समझे जाते हैं, अग्रदूत कहे जाते हैं, एकदम लीडर कहे जाते हैं, लीड करने वाले समझे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि भारत के उन पहले कवियों में से ये एक थे जिन्होंने अंग्रेजी में भारतीय अनुभवों को सच्चाई और एक तरीके से कह सकते हो जो अभी देखे थे रियलिज्म, है ना, और आयरनी, उसके साथ ये व्यक्त किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोएट्री के पायनियर कहे जाते थे। और दूसरी चीज़ क्या कहे जाते थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो इन 2 पॉइंट को याद रखना। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगले में हम देखेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो आपके सिलेबस में है, इसको देखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके इन सारे एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे, और वीडियो को एकदम आपको लाइक करना है ताकि मैं मोटिवेट होकर के ऐसे ही ट्रिक के साथ सारे कुछ मैं याद कराते चलूं, और रेगुलर बेसिस पर आपको टास्क और टेस्ट ग्रुप में लगाने ही हैं। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे निज़िम एज़ेकिल की एक फर्स्ट पोएम है जो आपके सिलेबस में है, जिसका टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर और फिर 48 पर मुझे आप मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं, मैं हर चीज़ को भी याद भी करवाता हूं। और याद कराने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कब कैसे कितना रिवीजन किया जाता है, कितने बार रिवीजन करोगे, ये सब कुछ फॉलो करवाया जाता है। डेली बेसिस पर टास्क दिए जाते हैं और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं वहाँ पर करा दूंगा कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, तो सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं, याद करवाने की भी जिम्मेवारी लेता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था निज़िम एज़ेकिल के बायोग्राफी और वर्क्स और ईयर्स के बेसिस पर जितने सारे फैक्ट्स थे सबको याद करवाया था ट्रिक के माध्यम से। सेकंड वीडियो है ये, सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन यानी निज़िम एज़ेकिल की जो फर्स्ट पोएम हमें पढ़ने हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है ये। ठीक है, बात करते हैं कि पोएम का टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, तो यहाँ पर है बिच्छू की रात, यानी कि ये जो कविता है कवि की माँ को बिच्छू के डंक मारने की घटना पर आधारित है। इसको हम देखने वाले हैं। पोएट है निज़िम एज़ेकिल, कलेक्शन है द एग्जैक्ट नेम। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये कलेक्शन है, ये सारे पोएट्रीज का कलेक्शन है, और इसी कलेक्शन में यानी द एग्जैक्ट नेम में इस पोएम को शामिल करा गया है। ठीक है, और इस प्रकाशित कब हुई थी ये, तो 1965 में, यानी कि इस ये पोएम कह लो या फिर इस पूरे कलेक्शन कह लो, द एग्जैक्ट नेम के पोएट्री कलेक्शन में इसको शामिल किया गया था। ये सारे ईयर्स भी मैं आपको याद करवा दिया हूँ पिछली वीडियो में। बात करते हैं, यहाँ पर फॉर्म है नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम कहने का मतलब है कथात्मक तरीके से, यानी कि उस घटना को, उस कहानी को पोएम का फॉर्मेट दे दिया गया है, बिल्कुल ही कहानी जैसा आपको लगेगा पढ़ने में। फर्स्ट पर्सन नरेशन है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ऐसे करके जो पढ़ते हैं वही है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई करके यहाँ पर पूरी कविता में ये
वर्णन किए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगला, सेटिंग यानी कि किस परिदृश्य में इस कविता को लिखी गई है। तो अ टिपिकल इंडियन विलेज ड्यूरिंग अ रेनी नाइट, इसका ये मतलब नहीं है, सेटिंग का मतलब होता है परिदृश्य, यानी कि उस समय का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का वातावरण था, तो किस वातावरण में लिखा गया इसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जब इस कविता की रचना वो कर रहे थे तो इंडियन विलेज में बैठ के कर रहे थे और उस समय उस रात्रि को क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। इस परिवेश में वो बैठ करके नहीं लिखे, मतलब इस कविता को अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट, यानी कविता के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस एनवायरनमेंट की ये कहानी लिखे हैं। तो इंडियन विलेज की बात है वहाँ पर, और ड्यूरिंग रेनी नाइट यानी कि रेनी नाइट की एक कहानी है, एक बरसात की रात का भारतीय गाँव की एक परिदृश्य को दिखाया गया इस पोएम में। ठीक है, यहाँ पर थीम यानी किन विषयों पर ये लिखे हैं, तो यहाँ पर है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सुपरस्टिशन एंड रैशनैलिटी। सुपरस्टिशन एक तरफ से अंधविश्वास को भी दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है रैशनैलिटी, यानी तर्क को भी दिखा रहा है ना। तो तर्क एक तरफ से पेश किया जा रहा है और दूसरी तरफ से पेश किया जा रहा है क्या, कि जो भारतीय विलेज है इसमें किस तरीके के सुपरस्टिशंस होते थे, किस तरीके के अंधविश्वास होते थे, और इन दोनों के बीच यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि दोनों में विरोधाभास शो किया गया है। और दूसरा विषय है इस पोएम का सेल्फलेस मैटरनल लव। सेल्फलेस मैटरनल लव दूसरा इसका थीम कह सकते हो, विषय कह सकते हो, मतलब माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है, लव है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसी माँ की घटना है यहाँ पर कि माँ को बिच्छू ने डंक मार लिया है रात्रि को, वो 24 घंटे तक तड़प रही है दर्द के मारे, उसके बावजूद भी वो क्या करती हैं, उसके बावजूद भी वो कहती हैं ठीक होने के बाद कि वाह, कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि इस बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं मारा, है ना। तो इन तरीकों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर है टोन, यानी कि किस टोन में लिखा गया है, किस भाव में लिखा गया है। तो सिंपैथेटिक है, ऑब्वियस ही बात है कि गांव के लोग आते हैं उनके पास सहानुभूति दिखाने के लिए। रिफ्लेक्टिव है, काफ़ी चिंतनशील है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा विचारों से भरा पड़ा एक पोएम है ये। फिर आयरनिक, यानी कि व्यंग्यात्मक भी है, यानी व्यंग का भी इस्तेमाल किया गया, विनम्रनाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। किन स्टाइल्स में लिखा गया है, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल है। कॉन्वर्सेशनल है, यानी कि बातचीत जैसी लगेगी आपको इस पोएम को अगर पढ़ोगे तो। रियलिस्टिक है, अर्थार्थवादी है, अर्थार्थवादी मतलब समझते हो, मतलब सच्चाई से भरा है। उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। फिर सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग सीन क्या कह रहा है इसको जरा देखते हैं। ओपनिंग सीन में क्या है समझोगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बोला है द पोएम ओपन्स विथ द मेमोरी ऑफ द नाइट व्हेन द पोएट्स मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। यहाँ कह रहा है कि कविता की शुरुआत उस रात्रि की मेमोरी से हो रही है, यानी कि जब कवि की माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। ठीक है, उसी स्मृति के साथ, उसी यादगार के साथ इस कविता की शुरुआत होती है। ओपनिंग सीन में यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है 10 आवर्स ऑफ रेन हैड ड्रिवन इट्स होना चाहिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पे ड्रिवन इट, ये गलती से हो गया है। 10 आवर्स ऑफ रेन हैड ड्रिवन इट बिनिथ अ सैक ऑफ राइस। यहाँ पर ये कह रहा है कि लगातार 10 घंटे के बारिश ने बिच्छू को चावल की बोरी, यहाँ पर देख लो सैक ऑफ राइस, यानी चावल की बोरी के नीचे छिपने पर मजबूर किया। किसने? लगातार 10 घंटे की बारिश ने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हास्य का भी इस्तेमाल है, आयरनी का भी इस्तेमाल है, और समझेंगे पूरा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम सारे थीम्स को देखने वाले हैं, और यहाँ पर कौन कौन से आपके सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ, तो आगे चल करके हम ये सारे पॉइंट्स को फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ बोला द इमेजरी ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम क्रिएट्स इंस्टेंट सस्पेंस। यहाँ पर डायबोलिक का अर्थ होता है शैतानी और फिर दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है द इमेजरी, इमेजरी यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है कि अंधेरे कमरे में, है ना, यहाँ पर देख रखा है, दे रखा है डार्क रूम, यानी कि अंधेरे कमरे में शैतानी पूंछ की चमक, देख रहे हो, द इमेजरी ऑफ डायबोलिक टेल, यानी कि जो उसके शैतानी पूंछ है, यानी कि उसका जो डंक है, उसकी जो वो जो चमक रही है, उसके बारे में कह रहा है कि अंधेरे कमरे में शैतानी पूंछ की चमक वाली जो इमेजरी है, इमेजरी कहने का मतलब यहाँ पर कह सकते हो चित्रात्मक जो वर्णन है, या फिर कल्पना भी कह सकते हो, वो क्या है, क्रिएट्स इंस्टेंट सस्पेंस, यानी रहस्य और भय उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला द सेकंड जो कह सकते हो इसको सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे द विलेजर्स का रिएक्शन क्या होता है बिच्छू के डंक मारने पर। तो यहाँ पर कह रहा है द पेजेंट्स रश इन लाइक स्वॉर्म्स इन फ्लाइज
चैंटिंग गॉड्स नेम, कह रहा है कि गांव वाले मक्खियों के झुंड की तरह, यहाँ पर देख रहे हो लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, यहाँ पर सिमिली का भी इस्तेमाल हुआ है। तो कह रहा है कि गांव वाले मक्खियों की झुंड की तरह दौड़ करके आते हैं और क्या करते हैं, चैंटिंग गॉड्स नेम, यानी कि भगवान का नाम जाप करने लगते हैं, है ना। सिंपैथेटिक यहाँ पर सीन है। फिर कह रहा है देयर एक्शन शो सुपरस्टिशन एंड कलेक्टिव फेथ, यानी उनका जो ये व्यवहार है, तुरंत एकदम झुंड में दौड़ करके आना, भगवान का नाम जाप करना, ये जो उनका व्यवहार है वो सुपरस्टिशन को दिखा रहा है और कलेक्टिव फेथ को भी दिखा रहा है, यानी अंधविश्वास और सामूहिक आस्था दोनों को दिखाता है। दे प्रे दैट द पॉइजन में प्योरीफाई द मदर्स सोल, यहाँ कह रहा है कि वे लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो जहर है, बिच्छू का जो जहर है, वो माँ की आत्मा को शुद्ध कर दे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आता है इसको हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतना, आगे देखेंगे। यहाँ बोल रहा है द फादर्स साइंटिफिक रिस्पॉन्स, यहाँ पर बोल रहा है कि पिता का जो एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है वो क्या है, जरा देखते हैं। बोल रहा है द फादर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न रेशनलिज्म, यहाँ पर कह रहा है कि कवि के जो पिता हैं वो आधुनिक जो रेशनलिज्म है ना, मॉडर्न रेशनलिज्म, मतलब आजकल के लोग देखते हो हर चीज़ में अपना तर्क ढूंढने लगते हैं, महाभारत है कि नहीं, कभी हुआ है कि नहीं, रामायण हुआ है कि नहीं, ये सारी बात पर जो तर्क देते हैं आधुनिक लोग, उस तरीके के पिता हैं, तो उसका प्रतीक है ना। द फादर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न रेशनलिज्म, यानी कवि के जो पिता हैं वो आधुनिक तर्कवाद के प्रतीक हैं यहाँ पर। ही ट्राइज पाउडर्स, हर्ब्स एंड मिक्सचर्स द साइंटिफिक साइड ऑफ इंडिया, यहाँ पर बोल रहा है कि वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, चूरन का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का, है ना, हर्ब्स का यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे उसके औषधि जो है उसको आजमाते हैं वो, यानी कि द साइंटिफिक साइड ऑफ इंडिया, जो भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक दूसरा चेहरा है, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। फिर कह रहे हैं एजिकल कॉन्ट्रास्ट फेथ वर्सेस रीजन ब्यूटीफुली हियर, यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि क्या करते हैं, आस्था वर्सेस जो तर्क होता है, यानी फेथ वर्सेस लॉजिक होता है, रीजन होता है, उसके बीच, उन दोनों के बीच एकदम सुंदर सा विरोधाभास दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे भी पढ़ेंगे इसको। फिर यहाँ पर कह रहे हैं द मदर्स सफरिंग एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पर कह रहा है कि माँ का जो कष्ट है और उसको जो स्वीकारा गया है उसके बारे में कह रहा है। यहाँ बोल रहा है आफ्टर 20 आवर्स ऑफ पेन, यानी कि 20 घंटे के भयंकर दर्द के बाद द मदर रिकवर्स एंड सेज, माँ ठीक हो जाती हैं और कहती हैं थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, है ना, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा है, पिक्ड ऑन मी मतलब मुझे चुना है डंक मारने के लिए, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन और मेरे बच्चे को नहीं। हर वर्ड्स रिफ्लेक्ट सेल्फ एफेसिंग मैटरनल लव द इमोशनल हार्ट ऑफ द पोएम, यहाँ पर कह रहा है कि उनके इस शब्द जो है वो माँ के निस्वार्थ और त्यागपूर्ण जो प्रेम है, सेल्फ एफेसिंग लव कहने का मतलब है कि जो उनके त्यागपूर्ण जो प्रेम है उसको दर्शाता है, और ये जो कविता है भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल कोर को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कितना इमोशनल सीन है। फिर बात करते हैं मेजर थीम्स के ऊपर, यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। यहाँ है मेजर थीम्स, कौन कौन से थीम्स हैं, जैसे यहाँ पर मैटरनल लव है, सुपरस्टिशन वर्सेस रेशनैलिटी है, फेथ एंड ह्यूमन हेल्पलेसनेस है, फिर सफरिंग एज प्योरीफिकेशन है। इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसके बेस पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। आयरनी भी है यहाँ पर, विडम्बना भी है, हास्य भी है ना, सबको बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, बस एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स यहाँ पर दे दिया हूँ, एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। यहाँ बोल रहा मैटरनल लव, यानी कि द पोएम सेलिब्रेट्स द सेक्रीफिशियल लव ऑफ योर मदर। ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस में भी काम आएंगे, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखोगे, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। तो फिर से देखते हैं मेजर थीम। फर्स्ट जो इसका मेजर थीम है इस पोएम का वो है मैटरनल लव, यानी द पोएम सेलिब्रेट्स द सेक्रीफिशियल लव ऑफ योर मदर। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कविता है माँ के जो त्यागपूर्ण और जो निस्वार्थ वाला प्रेम है उसको सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कविता का जो सबसे गहरा और सबसे भावनात्मक जो थीम है, विषय है, वो है मैटरनल लव, यानी मातृत्व का, मदरहुड का। इसमें क्या होता है कि जब माँ को बिच्छू डंक मारता है तो पूरे शरीर के दर्द को सहती है, पर अंत में क्या कहती है, अंत में उनके मुंह से यही निकलता है, एक ही सेंटेंस निकलता है, वहाँ पर कहती हैं कि हे भगवान, मतलब भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा है, मेरे बच्चों को नहीं। अभी देखे थे ना, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, ऐसे करके था, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये वाला जो सेंटेंस था उसका मतलब ही तो है कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है मातृत्व की भावना को।
ठीक है। यानी यहाँ पर होता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या होता है, माँ के निस्वार्थ प्रेम और माँ के त्याग का एक प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर क्या संदेश देते हैं कि माँ का प्रेम ईश्वर से भी बड़ा होता है। ठीक है, मैटरनल लव जो है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो खुद के दर्द को बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वीकार कर लेती है। अब अगला थीम क्या है इसका, सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी। यहाँ पर क्या है जरा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो आपका कहाँ गया वो पॉइंट, इसको मैं फिर से बताता हूँ। सेल्फ एफेसिंग वाला जो आया ना, सेल्फ एफेसिंग का क्या मतलब होता है, सेल्फ एफेसिंग का मतलब होता है निस्वार्थ, एक तरीके से स्वयं को मिटाने वाला, है ना, निस्वार्थ, खुद भी मिट जाए तो मिट जाए लेकिन दूसरा जो है वो सेफ रहे, उस चीज़ को दिखाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी ना छूट जाए, उस चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ। फिर यहाँ पर बात करते हैं, ज़रा देखो, दूसरा है दूसरा जो थीम है, विषय है सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी, यानी कि जो अंधविश्वास वर्सेस जो तर्कशीलता है लोगों का, उसके ऊपर बेस्ट है। यहाँ बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल फेथ एंड साइंटिफिक आउटलुक। यहाँ पर क्या होता है कि परंपरागत जो आस्था है और जो उनके पिताजी का आप देख रहे हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष है, मतलब दोनों के बीच टकराव पैदा हो रहा है। तो इस कविता में भारतीय समाज के दो अलग अलग विपरीत पहलुओं को दिखाती है ये पोएम। जैसे कि एक और गाँव वाले हैं जो सुपरस्टिशन में डूबे हुए हैं, किसमें डूबे हुए हैं, सुपरस्टिशन में, है ना, मतलब अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, और ये मानते हैं कि भगवान का नाम लेने से जहर का जो असर है वो कम हो जाएगा और फिर इनइफेक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा एक तरीके से। फिर दूसरी ओर कवि के पिता हैं जो रैशनलिस्ट हैं। रैशनलिस्ट कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो औषधियों और जड़ी बूटी और वहाँ पर चूरन लाते हैं, पाउडर लाते हैं और उससे इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो कवि क्या करते हैं, मतलब किसी एक पक्ष की निंदा नहीं करते यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सुपरस्टिशन की निंदा करते हैं, रैशनैलिटी की बड़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कवि ना तो किसी पक्ष की निंदा करते हैं ना किसी की प्रशंसा करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, इंडियन डुअलिटी जो है ना, इंडियन डुअलिटी मतलब सुपरस्टिशन और रैशनैलिटी, जो दो तरह के जो भारतीयों का एक दो अलग अलग चेहरा है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर यहाँ पर बात अच्छा, यहाँ आउटलुक है, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, है ना, उनका व्यू जो होता है, विचार कैसा है, उसके बारे में बता रहा है। फिर आगे जरा देखते हैं अगला थीम क्या है। अगला थीम है आपका फेथ एंड ह्यूमन हेल्पलेसनेस। यहाँ पर बोल रहा है आस्था और जो मानव की जो असहायता वाली जो भावना है उसके बारे में ये बता रहे हैं। जैसे क्या है, विलेजस रिचुअल्स रिफ्लेक्ट ब्लाइंड डिवोशन बोर्न आउट ऑफ फियर। यहाँ पर बोल रहा है कि गांव वालों की जो धार्मिक जो रस्में हैं, रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, वो भय से उत्पन्न अंधभक्ति को यहाँ पर दिखाती है इस पोएम में, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, बेसिकली होता क्या है कि जब बिच्छू माँ को काट लेता है तो गांव वाले मोमबत्तियाँ लेकर के भगवान का नाम जाप करने लगती हैं, है ना, और वो एविल वन जो है, यानी कि दुष्ट आत्मा है, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो वो पूरी तरह से फेथ पर निर्भर है, मतलब गांव वाले जो होते हैं पूरी तरीके से फेथ पर, विश्वास पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, और उनके पास वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। तो कवि ये दिखाते हैं कि भय जो है, जो फियर है और जो हेल्पलेसनेस है, जो असहायता है, इन क्षणों में मनुष्य जो है वो ब्लाइंड डिवोशन की ओर झुक जाता है, यानी अंधभक्ति की ओर झुक जाता है ना, ब्लाइंड डिवोशन की ओर झुक जाता है। और उनका विश्वास जो है, फेथ जो है, ईश्वर में नहीं बल्कि अपने डर को शांत करने में निहित है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश करते हैं इस कविता के माध्यम से। और कवि की दृष्टि में ना तो यहाँ पर हास्यास्पद है और ना ही ये चीज़ जो है ना ही गलत है, मतलब फेथ पर वो ना गलत मानते हैं ना वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये जो भारतीय जीवन की स्वाभाविक जो मानवीय प्रतिक्रिया है उसको शो करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, सफरिंग एज प्यूरिफिकेशन, यानी कि कष्ट के रूप में शुद्धिकरण। क्या है कष्ट के रूप में शुद्धिकरण, तो यहाँ बोल रहे हैं पेन बिकम्स अ स्पिरिचुअल क्लिंजिंग प्रोसेस, यानी कि दर्द आत्मा की शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन का माध्यम बन जाता है। जैसे गांव वाले कहते हैं, है ना, कहते हैं कि मे द पॉइजन प्यूरिफाई, ऐसे करके एक सेंटेंस आता है, प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर,
है ना, योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। तो इन तरीके के सेंटेंस गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब होता है कि ये जहर तुम्हारे शरीर को वासना से मुक्त करे और फिर वासना से शुद्ध करे, आत्मा को जो है वो इच्छाओं से आने की अभिलाषा से शुद्ध करे। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका, इससे पता चलता है कि वे सफरिंग को क्या करते हैं, मतलब गांव वाले जो हैं वो सफरिंग को, वो कष्ट को, उस पीड़ा को स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन मानते हैं, मतलब आध्यात्मिक शुद्धि मानते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में दर्द और संघर्ष केवल सजा नहीं है बल्कि आत्मा की प्यूरिफिकेशन भी है, यानी कि उसकी शुद्धि का एक माध्यम भी है। तो ये भारतीय धार्मिक का जो एक दार्शनिक रूप है ना, उसका हिस्सा को दिखाता है। ये दर्द सूद करता है, कष्ट पवित्र करता है इंसानों को। तो इन तरीकों का यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम को बताया गया है ना। फिर आयरनी क्या है जरा देखते हैं, मतलब विडंबना किस चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पर, डिस्पाइट एवरी वंस एफर्ट टाइम इटसेल्फ हील्स द मदर। बोला सभी के प्रयासों के बावजूद भी क्या होता है, माँ को अंततः समय ही ठीक करता है, टाइम ही ठीक करता है, क्योंकि बिच्छू का डंक जो होता है ना 24 घंटे के बाद ही उसका जहर का असर उतरता है। और ये जो इनकी माँ की कविता में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी याद है मेरी माँ को भी बिच्छू ने डंक मारा था। हालांकि मुझे अभी तक बचपन से 4-5 बार, मैं जिस एरिया में रहता हूँ काफ़ी बिच्छू पाया जाता है, 4-5 बार मुझे काट चुका है और मैं डेट को भी लिख के रखा हूँ। संजोग देखना कि मैं और मेरे भैया दोनों को 2 बार बिच्छू काटा है। और संजोग देखना, एक बार मुझे पीठ में काटा था, टी शर्ट में घुस गया था जब मैं सत्संग सुन रहा था, है ना, हमारे महाराज जी का बचपन में सत्संग सुन रहा था मंदिर के सामने। तो वहाँ पर मुझे किसी चीज़ ने काटा, फिर मैं दौड़ के भैया के पास गया, तो भैया ने मुझे उठा लिया और टी शर्ट मेरा उतार करके झाड़ के अपने मतलब कंधे पे रख लिया। तो भैया को भी पीठ में ही काटा, मुझे भी पीठ में काटा, एक बार और दोनों भाई को पैर में ही काटा था। काफ़ी मतलब मजाक उड़ाया गया था हमारा कि देखो दोनों भाई को जब काटता है तो एक साथ काटता है। मेरी माँ को भी बिच्छू ने डंक मारा है। तो इस कविता को पढ़ने वक्त मैं मतलब उस कहानी को मैं याद करता था, मैं कितना ज़्यादा परेशान था, माँ के लिए कैसे कैसे जड़ी बूटी ढूंढता था, कैसे मतलब 24 घंटे मैं भी परेशान था साथ साथ में। तो मुझे एकदम मेमोरी मेरा रिफ्रेश कर देता है इस पोएम को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो वो कुछ भी कर लो, वो बिच्छू का जो असर है ना वो टाइम ही हील करता है, यानी कि 24 घंटे तो वो दर्द रहता ही रहता है। तो यहाँ पर किस आयरनी को दिखाया गया है कि गांव वाले अंधविश्वास में और जो पिता का वो विज्ञान में मतलब गांव वाले अंधविश्वास में व्यस्त रहते हैं और पिता जो है वो विज्ञान में व्यस्त रहते हैं और सभी लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, समझ रहे हो। और लेकिन माँ जो है वो स्वयं ही समय के साथ ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव प्रयासों की जो सीमाएं हैं वो सीमित होती हैं, है ना। कभी कभी ना तो तर्क और ना ही धर्म बल्कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो समय के साथ खुद ही उपचार कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयरनिक है, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सच्चाई भी है। तो आयरनी के साथ साथ यहाँ पर सच्चाई भी है। यहाँ पर सिंबलिज्म की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपका अराइज होता है, जैसे क्या क्या सिंबलिज्म का इस्तेमाल है यहाँ पर। जैसे स्कॉर्पियन है तो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है सिंबल ऑफ एविल, पेन और फेट। ये तीनों का सिंबलाइज यहाँ पर कर रहा है कौन, स्कॉर्पियन। यानी बिच्छू जो है वो बुराई का भी यानी कि एविल का भी, पेन यानी पीड़ा का भी और फेट यानी भाग्य का भी प्रतीक है। यहाँ पर कविता में क्या होता है कि बिच्छू केवल एक जीव नहीं है बल्कि एक प्रतीक के रूप में आया है। और किन चीज़ों का प्रतीक है, इन चीज़ों का प्रतीक है ना। ये जो है ये उस दुख और पीड़ा का भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है जो अचानक जीवन में आ जाती है। ये जो भाग्य है, फेट है, बुराई है, एविल है ना, इसका भी प्रतीक है जो इंसान के नियंत्रण से कई बार बाहर होती है। तो यहाँ तक मुझे पता मतलब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्कॉर्पियन जो है किन चीज़ों का सिंबलाइज कर रहा है। फिर रेन किस चीज़ का प्रतीक है, रिन्यूअल का, होप का एंड प्यूरिफिकेशन का। यानी कि रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण का, होप का, आशा का, और प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। कविता के शुरुआत और अंत दोनों में रेन जो है ना, रेन की जो एक पृष्ठभूमि है इसके रूप में आया है, शुरुआत में भी और अंत में भी, है ना। रेनी नाइट भी देखे थे शुरुआत में ही। तो इसमें क्या होता है कि केवल प्राकृतिक घटना नहीं है रेन होना, यहाँ पर समझना ये किस चीज़ का सिंबलिज्म है। रेन सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि आशा और पुनर्जीवन का भी संकेत है। ये बारिश के बाद धरती स्वच्छ होती है, ताज़ा होती है, उसी प्रकार माँ का मन भी पीड़ा के बाद शुद्ध और शांत हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। समझ गए यहाँ तक। तो बारिश जो है वो धरती को शुद्ध करती है, जैसे कष्ट आत्मा को शुद्ध करता है। तो कष्ट को भी यहाँ पर बताया गया कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम। ठीक है, फिर यहाँ पर
डार्कनेस, डार्कनेस जो वर्ड आया, मतलब ये सारे जो वर्ड आए हैं किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं इसके बारे में देख रहे हैं। तो डार्कनेस किस चीज़ का सिंबलिज्म है, यहाँ पर है इग्नोरेंस एंड फियर का, और लाइट रिप्रेजेंट्स नॉलेज। तो यहाँ डार्कनेस और लाइट को एक साथ हम देख रहे हैं ना। तो अंधकार जो है वो अज्ञानता, अज्ञानता यानी इग्नोरेंस का, और फियर दोनों का प्रतीक है, और प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो कविता का अधिकांश भाग अंधेरे में ही घटित होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, डार्कनेस में ही घटित होता है सारे कविता का भाग है ना, जो भय और असहायता की स्थिति को भी दर्शाता है। और जब गांव वाले क्या करते हैं, लाइट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, जब गांव वाले लालटेन और मोमबत्तियाँ लेकर के आते हैं दौड़ते हुए और उसको जलाते हैं, तो वो जो लाइट है वो ज्ञान और आस्था का प्रतीक बन जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइजन। तो पॉइजन जो है वो किस चीज़ का है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट्स पेन एंड स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, यानी पीड़ा और जो आत्मिक शुद्धिकरण है, क्लिनजिंग है, उसका प्रतीक है। पॉइजन शरीर में फैलने वाले दुख और पीड़ा का प्रतीक है, लेकिन ग्रामीण मान्यता में ये प्योरिफिकेशन या फिर स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का एक साधन है। वे लोग मानते हैं, ग्रामीण खास करके मानते हैं कि ये जो जहर है माँ की आत्मा को वासना और अभिलाषा से मुक्त कर देगा। तो कवि इसे इस तरह दिखाते हैं कि दर्द जीवन को गहराई देता है, मतलब केवल दुख नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग भी है। इन चीज़ों को वो बताने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं अगला, यहाँ पर है पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब जानते हो आप लोग, होता है गांव वाले लोग को कहते हैं पीजेंट्स, यानी ग्रामीण लोग को पीजेंट्स कहते हैं, किसान को भी पीजेंट्स कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एम्बॉडी द इंडियन रूरल फेथ एंड कम्युनल सिंपथी। यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय ग्रामीण की जो आस्था है, फेथ है, और सामूहिक कम्युनल सिंपथी कहने का मतलब सामूहिक रूप से जो सहानुभूति है उसका प्रतीक है क्या, पीजेंट्स यानी कि किसान। तो गांव कविता में क्या होता है कि गांव वाले पूरे दृश्य के सांस्कृतिक प्रतीक हैं, कल्चरल सिंबल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। यहाँ पर वे दिखाते हैं, गांव वाले दिखाते हैं कि भारत में कम्युनिटी यानी समुदाय किसी के दुख में कैसे शामिल होता है। उनकी अंधभक्ति और सहानुभूति दोनों ही भारतीय समाज की एक सच्ची झलक होती है यहाँ पर इस कविता में, ठीक। एम्बॉडी का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। बात करते हैं अगला, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा आ रखा है, कौन कौन से टेक्निक्स है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। इमेजरी है, इमेजरी कहने का मतलब होता है चित्रात्मक वर्णन है, किसका, जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। यहाँ बोल रहा है मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू की विशाल छाएं। यहाँ पर मड बेक्ड वॉल्स बोर्ड है ना, मैं सच पूछो तो एक वॉल के सामने ही बैठ करके पढ़ा रहा हूँ जो मिट्टी की ही बनी हुई है, और मेरा जो पूरा घर है वो मिट्टी का ही है, जो हमारा पुराना घर है वहीं पर अभी मैं हूँ, है ना। तो ये इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ कि किन सिचुएशन में ये कविता को लिखे होंगे। तो यहाँ पर जो मिट्टी की दीवार पर जो बिच्छू की विशाल छाया है, जायंट स्कॉर्पियन शैडो है, उसको दिखाने की कोशिश है। तो यहाँ पर विजुअल इमेजरी है एक तरीके से। कवि जो होते हैं शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से एक डरावना दृश्य चित्रित करने की कोशिश करते हैं। लालटेन की रोशनी, बिच्छू की छाया, देख लो जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, और गांव वाले की जो हलचल है। तो इससे क्या पता चलता है, हम रीडर्स उस चीज़ को क्या करते हैं, उस दृश्य को महसूस कर पाते हैं। इसलिए इस पूरे सेंटेंस में अगर देखेंगे तो इमेजरी का इस्तेमाल है, यानी कि दृश्यात्मक यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। इमेजरी का मतलब शॉर्ट में अगर बोलूँ तो शब्दों द्वारा जो दृश्य का निर्माण करने की जो कला होती है उसको इमेजरी कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। फिर बात करते हैं ये सब सिमली। यहाँ पर सिमली का इस्तेमाल है, द पिजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल है ना, तो लाइक शब्द का जो प्रयोग होता है वो तुलना करने के लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए किया गया है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि भीड़ की तेजी और जो हलचल है उसको दिखाया गया है। वे अचानक क्या करते हैं, बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जैसे कि फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ एक साथ उड़ करके आ जाती हैं, खास करके मधुमक्खियाँ, है ना। तो जब लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों के बीच तुलना करी जाती है तो सिमली का इस्तेमाल होता है। और इस पूरे देखो पिजेंट्स को यानी गाँव वालों को किससे तुलना करी गई है, स्वाम्स ऑफ फ्लाइज से। फिर एलिट्रेशन यानी पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। यहाँ पर बताया गया है जिसको जो इसमें क्या है जरा देखो, पी है यहाँ पर, पार्टिंग है, पॉइजन है, तो दोनों का यहाँ पर क्या है, दोनों का यहाँ पर रिपीटिशन है, तो इसको कह सकते हो एलिट्रेशन है ना, अनुप्रास अलंकार जिसको कह देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगला जरा देखते हैं, यहाँ पर रिपीटिशन बोला है, दे सेड क्रिएट्स अ कोरिक रिदम। यहाँ पर बोला दे सेड, ये जो दोनों वर्ड है ना,
कई बार उस पोयम में दोहराया गया है, तो इसको रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, गांव वालों की जो सामूहिक आवाज़ है और उसी को यहाँ पर दे सेठ कह के बार बार रिपीट किया गया, तो रिपीटेशन भी है। फिर यहाँ पर है क्रिएट्स अ कोरिक रिदम। कोरिक रिदम कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो जिसे चैंट लाइक टोन होता है ना, जिसे कोई चैंट कर रहा है, जिसे जप रहा है, कोई माला जप रहा है, भगवान का नाम जप रहा है ना, किसी प्रार्थना जप की तरह जो रिपीटेशन होता है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कोरिक उसी को बोलते हैं। कोरिक कहने का मतलब होता है सामूहिक एक तरीके से, और रिदम जो है, रिदम का मतलब लय और ताल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आयरनी, आयरनी का भी इस्तेमाल है, यानी कि विडम्बना को भी दिखाया गया है। डिस्पाइट एफर्ट्स नेचर इटसेल्फ हील्स द मदर, यानी कि सभी प्रयासों के बावजूद माँ को प्रकृति ही ठीक करती है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत अधिक प्रयास है और दूसरी तरफ से कोई प्रयास काम नहीं आता, नेचर खुद ही ठीक कर देती है उसको। ठीक है, तो कविता का जो सबसे गहरा जो आयरनी है, व्यंग है, वो यही है कि गांव वाले आस्था में, पिता जो है विज्ञान में, और अंत में ना आस्था काम आई ना कोई औषधि काम आया, नेचर उसको खुद ही ठीक कर देती है ना, समय और प्रकृति ने उसे उनको खुद ही ठीक कर दिया। तो यहाँ पर ह्यूमन लिमिटेशन और डिवाइन डिज़ाइन जो कहते हैं, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, यानी किसके किसके बीच कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। तो बिटवीन फेथ एंड लॉजिक, बिटवीन इमोशन एंड इंटेलेक्ट, यहाँ पर कह रहा है कि विरोधाभास जो है वो किन चीज़ों के बीच है। यहाँ पर है कि गांव वालों की जो भावना है और पिता की जो तर्कशीलता है एक दूसरे के विपरीत ही है कि नहीं। फिर है इमोशन एंड इंटेलेक्ट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो इमोशन भी है एक साइड में, और दूसरी तरफ क्या है, आपका बुद्धि का भी इस्तेमाल है, इंटेलेक्ट का भी इस्तेमाल है। तो दोनों में आपका कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। स्टाइल और टेक्निक्स की अगर बात करें तो फ्री वर्स में इसको लिखी गई है, इस कविता को। फ्री वर्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम, नेचुरल रिदम है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी आपका मतलब फ्री वर्स में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कोई भी फिक्स्ड राइमिंग नहीं होता, फिक्स्ड को स्कीम नहीं होता है ना, तो उसी को ही बोलते हैं फ्री वर्स। ठीक है, नेचुरल रिदम है, यानी कि बिल्कुल ही प्राकृतिक लय है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस कविता को लिखी गई है फ्री वर्स में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर यहाँ पर फ्री वर्स का मतलब कोई डेफिनेट राइम नहीं, कोई डेफिनेट मीटर नहीं, है ना, बातचीत की जो सहज शैली होती है, नेचुरल जो फ्लो होता है, उस फ्लो में इस कविता को लिखी गई है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कि सच्ची घटना हमारे सामने घट रही हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे कवि किसी श्रोता को, किसी लिसनर को वास्तविक घटना सुना रहे हो, तो इस स्टाइल में इसको लिखी गई है। फिर बात करते हैं अगला, कॉन्वर्सेशनल टोन। कहने का मतलब है यहाँ पर कॉन्वर्सेशनल टोन है, यानी कि मिमिक्स रियल विलेज टॉक, यानी कि ये जो कविता है वो वास्तविक गांव की बातचीत जैसी लगती है। जैसे कवि ने क्या किया है, बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ग्रामीण लोग किसी घटना का वर्णन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्वर्सेशनल तरीके से, कॉन्वर्सेशनल टोन में, उसी भाव में क्या किए हैं, उसी ढंग को यहाँ पर वो अपनाए हैं लिखने के लिए। तो इस कविता की जो शैली है बिल्कुल ही लाइवली है ना, और कह सकते हो बिल्कुल ही ऑथेंटिक भी लगती है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नरेशन, यानी कि काम डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव नरेशन कहने का मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है निष्पक्ष रहना, तटस्थ रहना, है ना। तो तटस्थ रहते हुए इस चीज़ को नरेशन किए हैं, यानी पूरा कहानी के भाव में इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। यहाँ पर बोल रहा है काम यानी कि शांत, और डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि निष्पक्ष और बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के ही ये क्या किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो मतलब इस कविता में कवि क्या करते हैं, इस घटना को भावुक होकर के नहीं, बल्कि तटस्थ रूप से, तटस्थ को ही बोलते हैं मतलब निष्पक्ष होना, यानी कि एकदम न्यूट्रल होना। तो न्यूट्रल होने को ही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी माँ को बिच्छू ने काट लिया तो भावुक होकर के कुछ ज़्यादा ही इसको इमोशनल बना रहे हैं स्टोरी को, ऐसा नहीं है। वो हर पहलू को वहाँ पर दिखा रहे हैं, आस्था को भी दिखा रहे हैं, वैज्ञानिक रूप को भी दिखा रहे हैं अपने पिताजी का, है ना, लॉजिक भी दिखा रहे हैं, और एक तरीके से दर्द को भी दिखा रहे हैं। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख वो किए हैं तटस्थ रहते हुए, और उसी चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्टिव नरेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करते हैं, वो देखी सुनी बातों का एक शांत विवरण करते हैं, है ना, और काम रह करके, और डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर अगला बोल रहा है ब्लेंड ऑफ आयरनी है, रियलिज्म है, और कंपैशन भी है। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पर जरा समझो। यहाँ पर है, फिर यहाँ पर बोल रहा है एजिकल्स पोएटिक सिग्नेचर। यहाँ पर समझेंगे इसका मतलब क्या है कि कुछ क्या बोलते हैं उसको,
अच्छा, एक पॉइंट तो छूट गया हमारा, इंडियन इंग्लिश इडियम है एड्स ऑथेंटिसिटी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारतीय अंग्रेजी की जो कहावतें हैं और मुहावरे हैं उसका भी इस्तेमाल किए हैं, है ना। कविता में सच्चाई और भारतीयता दोनों को जोड़ करके रखते हैं, यहाँ ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है। जैसे कि निजिम इजिकल क्या करते हैं कि सबसे पहली जो इनकी विशेषता है, उन्होंने क्या किया, इंडियन इंग्लिश यानी कि भारतीय अंग्रेजी के लहजे में और भारतीय इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग करके इस कविता को लिखे हैं। और कविता जो है वो ग्रामीण भारत के रियलिज्म को भी प्रकट करती है, ठीक है। जैसे इसमें कई सारे पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश एंड डिज़ायर, इस तरीके से जो शब्द का इस्तेमाल है, तो इसमें भारतीय धार्मिक सोच है और जो बोली है वो दोनों व्यक्त करती है, ठीक है। ये सारी लाइन्स यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। मतलब कि शैली किस शैली में लिखे हैं, लोकल फ्लेवर दिए हैं, थोड़ा सा स्थानीय रंग देने की कोशिश किए हैं वो, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि ब्लेंड ऑफ आयरनी, रियलिज्म और कंपैशन है एजिकल्स के पोएटिक सिग्नेचर, यानी कि आयरनी है इसमें, रियलिज्म भी है, कंपैशन है, कंपैशन का मतलब करुणा के भाव का भी एक सम्मिश्रण है यहाँ, ठीक। निजिम एजिकल की जो कविता है उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आयरनी को भी दिखाते हैं, रियलिज्म को भी दिखाते हैं, कंपैशन यानी करुणा को भी दिखाते हैं, और तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, एक साधारण सी घटना को ना तो व्यंग्य में पूरी तरह बदल देते हैं, ना केवल दुख में, बल्कि भावना और जो इमोशन होता है, व्यंग्य होता है, और जो रियलिज्म होता है, सच्चाई होती है, उसका संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। कविता हमें हंसाती नहीं, रुलाती नहीं, बल्कि सोचने पर एक तरीके से मजबूर करती है, और इसी को यहाँ पर कह रहा है एजिकल्स पोएटिक सिग्नेचर, ठीक है। मतलब उनकी एक विशिष्ट पहचान है, एजिकल पोएटिक सिग्नेचर कहने का मतलब उनकी एक विशिष्ट पहचान। क्लियर यहाँ तक। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उसके बाद क्रिटिकल व्यूज़ है, कंक्लूजन है, उसके बाद ख़त्म करेंगे। यहाँ देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जरा देख लेते हैं। पब्लिश, इस कविता की पब्लिशिंग हुई थी द एग्जैक्ट नेम में, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। और 1965 में मैं आपको बता दिया था कि एग्जैक्ट नेम उस लड़की को का मुझे पता है जिसका नाम शीला है ना। शीला इसका कोड में दिया था 1965 को याद कराने के लिए। तो इस कविता का जो प्रकाशन है वो इसी संग्रह में हुआ था। चलिए बात करते हैं यहाँ, मतलब इस संग्रह में बहुत सारे पोएम्स इनके हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये खुद है, फिलोसफी है, और बहुत सारे हैं। फिर अगला है नैरेटिव पोएम है, देख चुके हैं, विथ ऑटोबायोग्राफिकल बेस है ना। इसका मतलब है कि अपनी आत्मकथा पर भी आधारित है, यानी कि ये जो वास्तविक अनुभव रहा है जब कवि की माँ को सचमुच में बिच्छू ने काट लिया था, तो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ऑटोबायोग्राफिकल बेस भी है यहाँ, है ना, जिसमें सच्चाई और अपनी जो पर्सनल इमोशन है दोनों है। फिर बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट एंथोलॉजिकल वर्क ऑफ एजिकल, क्या मतलब है इसका, मोस्ट एंथोलॉजिकल वर्क ऑफ एजिकल। इसको थोड़ा मैं विस्तार रूप से इसको समझा देता हूँ, नहीं तो नहीं समझोगे, इसमें ऐसे वर्ड का इस्तेमाल है। यहाँ पर क्या है ना कि निजिम एजिकल जो है वो इस मतलब इनकी जो कविता है ये जो कविता है उसको सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है उसमें शामिल किया गया है, इसका यही अर्थ निकलता है। तो एंथोलॉजिकल वर्क का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है इसको आपको समझाना चाहिए। ऐसा होता है कि एंथोलॉजी का पहले मतलब समझो। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि कविताओं का, फिर कहानियों का, फिर जो एसेज होता है, निबंध होता है, उसका जो कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं, है ना। जो कई लेखकों की जो रचनाओं का एक संग्रह होता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए देते हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज में जो किताबें होती हैं जिनमें कई कवियों की कविताएँ होती हैं, है ना, जिसको पोएट्री एंथोलॉजीज भी कहते हैं। जैसे आपके सिलेबस में 11th-12th क्लास में बहुत सारे पोएट्री का एक संग्रह होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पोएट्री एंथोलॉजीज है, ठीक है। फिर यहाँ पर तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। अगर किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के सिलेबस में इंडियन इंग्लिश पोएट्स को पढ़ाए जाते हैं तो लगभग हर किताब में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है इनका, एजिकल का जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है वो ज़रूर देखने को हमें मिलता है। इसलिए इसको कहा गया है मोस्ट एंथोलॉजिकल वर्क ऑफ एजिकल। चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी इंग्लिश सिलेबस में चले जाओ, तो ये वाली कविता जो है वो हमें देखने को मिलती ही है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसलिए कहा गया है कि मोस्ट एंथोलॉजिकल वर्क ऑफ एजिकल है। तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट बन के आता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि फोकस, यानी कि इस पोएम का फोकस किस पर है, रियलिज्म पर, सिंबलिज्म पर और आयरनी पर। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। रियलिज्म कैसे, जैसे गांव है, बारिश है, माँ का दर्द है, ये सारे कुछ रियल हैं।
सिंबलिज्म कैसे, जैसे कि बिच्छू है, डार्कनेस है ना, पॉइजन है, रेन है, ये सारा चीज़ किस चीज़ को मतलब किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। आयरनी क्यों है, क्योंकि सारे प्रयास के बावजूद भी माँ को समय ही ठीक करता है। तो ये सारे क्या है, एक मिश्रण है सारी चीज़ों का, है ना। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जरा देखते हैं। फेमस लाइन यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा देखो। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ये एकदम मुझे लगता है आपको याद ही कर लेना चाहिए इस पोएम का। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि भगवान का थैंक यू है, शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाता है, मतलब ये जो लाइन है ये दिखाती है कि माँ का जो प्रेम है सेल्फलेस है और सेक्रीफिशियल है, मतलब एकदम निस्वार्थ भावना से ये सेंटेंस को कहा गया है यहाँ। फिर एक साधारण माँ के माध्यम से एक यूनिवर्सल मदरहुड को भी प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है, और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ट्रू इंडियन एथोस एंड यूनिवर्सल मदरहुड। तो ये तो मैं आपको बता ही दिया है ना, जो भारतीय संस्कृति है, एथोस कहने का मतलब संस्कृति, तो जो भारतीय संस्कृति है और जो यूनिवर्सल मदरहुड है उसको भी शो करने का कोशिश यहाँ पर है। और ये केवल जो है व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण संस्कृति और उसकी जो आस्था है और माँ का जो प्रेम है उसका प्रतीक है। तो माँ का प्रेम यहाँ पर इंडियन भी है और यूनिवर्सल भी है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो भारत की सीमाओं से ऊपर पूरे मानवता का प्रतीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे मदरहुड के बारे में, मदर के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख लिए। क्रिटिकल व्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो क्या है, क्रिटिकल व्यूज़ कहने का मतलब यहाँ पर बोला है कि आर पार्थसारथी नाम के जो व्यक्ति हैं वो क्या बोले हैं, इजिकल ट्रांसफॉर्म्स अ विलेज इंसिडेंट इनटू स्पिरिचुअल रिवेलेशन। यानी कि एजिकल ने एक सामान्य घटना को आध्यात्मिक अर्थों में बदल दिया। तो ये इनका इस पोएम को लेकर के व्यू था, किसका व्यू था, आर पार्थसारथी का। ठीक है, साउथ इंडियन लगते हैं मुझे। फिर यहाँ पर ब्रूस किंग ने क्या कहा है, चला देखते हैं। सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। यानी कि कविता जो है, ये जो कविता है इसमें ये बता रहे हैं, ब्रूस किंग का एक व्यू है। क्या व्यू है कि कविता, ये जो कविता है वो भारत की परंपरा और जो मॉडर्निटी है उन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रतीक है, सिंबलिक है। फिर बोल रहा है केकी एन दारूवाला ने क्या बोला है, तो केकी एन दारूवाला ने कहा है कैप्चर्स, मतलब इस पोएम के बारे में कि दिस पोएम कैप्चर्स द इंडियन साइकी टोर्न बिटवीन फेथ एंड फैक्ट। यहाँ पर इस जो यह कविता है वो भारतीय मन को दिखाती है जो आस्था और तर्क के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, टोर्न का मतलब है उनमें बटा हुआ है, आस्था के बीच भी, इंडियन साइकी के बीच भी, और इंडियन साइकी को दिखाता है किसके बीच, फेथ और फैक्ट, यानी कि आस्था और तर्क। फिर मीनाक्षी मुखर्जी का क्या कहना है, सफरिंग बिकम्स एन एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन। यानी कि दर्द आत्मा की शुद्धि का साधन बन जाता है। ये किसने कहा है, मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा है इस पोएम को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल व्यूज जो हैं इसी पोएम को लेकर के है। ठीक है, किसी दूसरे पोएम को नहीं। फिर कंक्लूजन देखते हैं इस पोएम के लिए, जो एक आपका कंक्लूजन आता है यहाँ पर क्या कह रहा है, द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ब्लेंस रियलिज्म, आयरनी एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि जो कविता है वो रियलिज्म और जो आपका व्यंग है और जो आध्यात्मिक गहराई है उसका सुंदर सा मिश्रण है। फिर थ्रू अ डोमेस्टिक क्राइसिस एजिकल मिरर्स इंडियाज कल्चरल डुअलिटी, द को एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरस्टिशन एंड साइंस, फियर एंड फेथ। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि घरेलू घटना के माध्यम से कवि भारत की जो एक दोहरी संस्कृति है उसको दिखाते हैं, जहाँ पर अंधविश्वास और विज्ञान, भय और आस्था साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एबव ऑल मतलब कि, और इससे भी बढ़कर के, इट सेलिब्रेट्स द एटर्नल सेल्फलेस लव ऑफ योर मदर। इससे भी बढ़कर के क्या होता है इसमें कि ये माँ के निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम का सेलिब्रेट करता है, इस चीज़ को बढ़ा करके दिखाता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ मैंस स्ट्रगल बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। निज़िम एजिकल का कहना है पोएट्री के बारे में, तो इस सेंटेंस को भी ध्यान में रखना। निज़िम एजिकल का कहना है, क्या कहते हैं ये, कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ मैंस स्ट्रगल बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। यानी कविता मनुष्य के अंधकार और प्रकाश के बीच के संघर्ष का एक तरीके से क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ तक हम देख चुके। अब हम अगला पोएम को देखेंगे, फिलॉसफी को। फिलॉसफी को बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पोएम में इस पोएम से रिलेटेड अगर एक भी पॉइंट अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई पॉइंट पूछेगा, ठीक। बहुत डीप स्टडी करने के बाद इस कंटेंट को मैं तैयार कर पाता हूँ। मेरे पास 2-3 तो बुक भी हैं, जो बुक मेरे पास नहीं है मैं अपने स्टूडेंट के माध्यम से ही पिक्स मंगा लेता हूँ, फिर उसकी स्टडी करता हूँ, फिर इंटरनेट का सहारा लेता हूँ, तब जा करके इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में एक नोट्स आपका बना पाता हूँ। तो चलिए, अगर आप समझ गए होंगे चीज़ों को और आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अप्रिसिएट करते हुए 1-2 बात को ज़रूर लिखना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, जितना भी सिखाना था इस वीडियो में सिखा दिया, तो आज का क्लास में ही रैप अप करते हैं। अगले पोएम को अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे नज़िम एज़ेकिएल की जो सेकंड पोएम हमें पढ़ने हैं, फिलॉसफी, इसको देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। जिसको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर और फिर अरताई पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा। इसमें डेली बेसिस पर आपको टास्क और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं और हर एक पॉइंट को आपको याद करवाया जाता है, कब कैसे कितना रिविज़न करना है, सब कुछ वहाँ पर गाइड किया जाता है। बात करते हैं, ये सारे बायोग्राफी हमने देख चुका है फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में देखा था हमने इस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को, सारा कुछ डिटेल हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड पोएम जो कि आपका है फिलॉसफी, इसको देखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ही कंप्लीट एग्जाम नोट्स है आपका। बात करते हैं फिलॉसफी, इनके जो पोएट हैं ये हैं आपके नज़िम एज़ेकिएल, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो नज़िम एज़ेकिएल जो हैं आपके पोएट हैं, ठीक है। कलेक्शन का नाम है द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम के बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, है ना। इसी संग्रह में इस पोएम को भी शामिल किया गया है, फिलॉसफी को। फिर बात करते हैं किस फॉर्म में इसको लिखी गई है, मतलब इस कविता को किस फॉर्म में लिखी गई है, किस रूप में लिखी गई है। तो लिरिक पोएम है ये। लिरिक पोएम कहने का मतलब क्या है, संगीतात्मक कविता है, ठीक है, जिसमें 4 स्टैंजास हैं और हर एक में 5 लाइन्स हैं। तो यहाँ तक समझ गए, मतलब कि लिरिक पोएम है, छोटी है, संगीतमय है और भावनात्मक रूप से गहन विचारों को व्यक्त करने वाली एक कविता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर इसका राइम स्कीम क्या है, तो AABBA इसका राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम को भी ध्यान रखना, AABBA। और इस जो फर्स्ट पोएम हमने देखा था वो फ्री वर्स में लिखी गई थी, ठीक है, तो उसमें राइम स्कीम तो होता ही नहीं फिक्स आपका, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि फिलॉसफी पोएम जो है इसका राइम स्कीम है AABBA, ठीक है, AABBA। तो इसको ध्यान रख लेना। फिर टोन, किस टोन में लिखा गया है, यानी कि इसका जो स्वर है किस भाव में इसको लिखा गया है। तो रिफ्लेक्टिव है, यानी कि चिंतनशील है, विचारों वाली चीज़ है इसमें। मेडिटेटिव है, यानी कि ध्यानमय है। और इंटेलेक्चुअल है, यानी कि बौद्धिक रूप से भी इसको लिखी गई है। यानी कि कवि का जो स्वर है, जो टोन है लिखने का, वो क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कवि का जो स्वर है यहाँ अत्यंत ही गंभीर और आत्म मंथन से भरा हुआ है ना, चिंतन से, और मेडिटेटिव है, यानी कि आत्म मंथन से भरा हुआ है। और वे क्या करते हैं, जीवन, तर्क और भावना पर गहराई से विचार करते हैं, इस चीज़ के बारे में है यहाँ पर। फिर इसका कोर आइडिया क्या है, जरा बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलॉसफी यानी रीजन एंड पोएट्री यानी इमोशन। रीजन यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है फिलॉसफी को और इमोशन यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है पोएट्री को। अब फिर इसका वैसे वर्सा भी सोच सकते हो, फिलॉसफी आपको सिंबलाइज करता है रीजन को यानी कि तर्क को, और पोएट्री यहाँ पर सिंबलाइज करता है इमोशन को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मानव जीवन में सिर्फ रीजन और इमोशन यानी कि पोएट्री, इमोशन दोनों की भूमिका आवश्यक है, ठीक है, ये ऐसा समझाते हैं कवि हमें। क्लियर यहाँ तक। लेकिन क्या होता है कि केवल तर्क जो है वो जीवन को, सिर्फ तर्क रहेगा, आपके जीवन में सिर्फ तर्क है और कोई इमोशन है ही नहीं, तो आपका जो जीवन है बिल्कुल ही निर्जीव के समान हो जाता है। तो यही चीज़ इस पूरे पोएम में समझाने की वो कोशिश कर रहे होंगे। तो इसको समझना आपके कोर आइडिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर फिलॉसफी दिया गया है, दोनों के बीच कैसे टकराव है उसको समझाया गया है कि रीजन भी होना चाहिए और इमोशन भी होना चाहिए, यानी फिलॉसफी भी होना चाहिए, तर्क भी होने चाहिए, और आपके जीवन में आनंद भी यानी कि पोएट्री भी होने चाहिए। तो इस चीज़ पर यहाँ पर वो जोर देते हैं। सेटिंग की अगर बात करें तो कविता की जो सेटिंग है, परिवेश है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, तो द पोएट्स इनर वर्ल्ड, यानी कवि का आंतरिक संसार के बारे में इसमें बताया गया है। अ रियल या रियल्म ऑफ
थॉट एंड फीलिंग, यानी कि विचार और भावना का जो एक क्षेत्र है उसके बारे में कहा है। तो यह जो कविता है कवि की आत्मा और चेतना के भीतर घटित होती है, जहाँ वो क्या करते हैं, अपने विचारों और इमोशंस के द्वंद्व को भी अनुभव करते हैं। ठीक है, थॉट एंड फीलिंग्स को। तो ये इसके सेटिंग को भी समझ गए। फिर यहाँ पर सेक्शन वाइज थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बहुत ढंग से देखने वाले हैं, एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे यहाँ पर, और हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में अगर बात करें तो ये है द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ रीजन। द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ रीजन क्या है, इसको समझेंगे बहुत स्पष्टता से। बोले द पोएट एंटर्स अ स्टेट ऑफ कोल्ड लुसिडिटी, इस पर हम काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लैरिटी विदाउट इमोशन, यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि जो है वो शीतल स्पष्टता, यहाँ पर लुसिड मतलब समझते हो स्पष्ट रूप से, और कोल्ड का मतलब शीतलता। क्या है शीतल और स्पष्टता, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, कोल्ड लुसिडिटी यानी शीतल स्पष्टता की अवस्था में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्लैरिटी विदाउट इमोशन, जहाँ पर बुद्धि तो है लेकिन भावना नहीं है, मतलब एक ओर अपने इंटेलेक्चुअल का तो मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इमोशन और फीलिंग का इस्तेमाल वो नहीं करते। ऐसी अवस्था में पोएट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब मनुष्य केवल तर्क से सोचता है तो उसका मन ठंडा हो जाता है ना, ठंडा और संवेदनहीन हो जाता है, इमोशन लेस हो जाता है। तो उसी को कहा गया यहाँ पर कोल्ड लुसिडिटी। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना कि कोल्ड लुसिडिटी का मतलब है जिसका मन ठंडा हो जाए, जिसमें इमोशन नाम का चीज ही ना रह जाए, सिर्फ वो केवल तर्क के बारे में सोचे, उसके बारे में। तो वैसी अवस्था में कवि यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है मिल्स ऑफ गॉड सिंबलाइज डिवाइन ऑर्डर। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। मील्स ऑफ गॉड सिंबलाइज डिवाइन ऑर्डर एंड द स्लो वर्किंग ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की जो चक्कियाँ हैं, मील्स ऑफ गॉड कहने का मतलब ईश्वर की जो व्यवस्था है, और सत्य जो है वो क्या होता है, स्लो वर्किंग ट्रुथ, यानी कि ईश्वर की अवस्था और सत्य की धीमी पर जो निश्चित गति का प्रतीक है, वो अभी समझेंगे, इसको और डिटेल में समझेंगे, है ना। यहाँ पर अगर शॉर्ट में कहूँ तो कवि इस जो लाइन है, इस लाइन से ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर का न्याय भले ही देर से होता है पर होता अवश्य है ना। तो ये दार्शनिक स्थिरता का संकेत है ये वाला सेंटेंस। फिर यहाँ पर बोल रहा है प्योर फिलॉसफी गिव्स नॉलेज बट लैक्स वार्मथ एंड लाइफ। यहाँ पर कह रहा है कि जो प्योर फिलॉसफी है वो ज्ञान तो देता है पर उसमें जीवन और प्रेम की उष्मा नहीं होती। तो कभी मानते हैं कि केवल सिर्फ तर्क और विवेक से जो प्राप्त ज्ञान जो होता है वो ठंडा और निरस होता है, उसमें मानवीय जो फीलिंग्स है, इमोशन है, उसकी कमी रहती है। तो यहाँ पर क्या, इस पूरे स्टैंजा की अगर बात करें, द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ रीजन, इसमें हम समझेंगे, इसमें कवि कहते हैं कि अक्सर कवि क्या होता है ना, कवि कहते हैं कि जो कवि हैं वो अक्सर ऐसी मानसिक अवस्था में एंट्री मार देते हैं, यानी ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वे स्वयं को इस संसार से अलग महसूस करते हैं। और ये जो अवस्था है, जिस अवस्था में वो प्रवेश करते हैं, उसको यहाँ पर वो कह रहे हैं कोल्ड लुसिडिटी, यानी कि शीतल स्पष्टता, जहां विचार तो अत्यंत स्पष्ट हैं, विचार काफ़ी ज़्यादा लुसिड है, काफ़ी स्पष्ट है, परंतु उनमें कोई भी इमोशन नहीं है। तो कवि का मन वहां पहुंचता है जहां केवल रीजन होता है, तर्क होता है और बुद्धि का शासन होता है, लेकिन हृदय की उष्मा नहीं होती, वार्मथ नहीं होता, वहां पर उनका दिल नहीं रहता है सामने। समझ रहे हो। तो इस जो ठंडी स्पष्टता है, कोल्ड लुसिडिटी है, इसमें कवि को ऐसा लगता है जैसे जीवन का अर्थ तो मिल गया, पर वो जो अर्थ है वो नीरस है और भावनाहीन है, इमोशनलेस है। वो देखते हैं कि ईश्वर की जो व्यवस्था है, मील्स ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की व्यवस्था है, धीरे धीरे चलती है, पर उसमें एक निश्चितता है, यानी सत्य और न्याय अंततः सामने आते ही आते हैं। लेकिन इस संसार, जो यह संसार है, इस संसार जीवन के जीवंत अनुभवों से दूर है। कौन सा संसार? जिस संसार में वो अभी एंट्री लिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टैंजा की अगर बात करें तो इस स्टैंजा में उस स्थिति का प्रतीक है ये पूरा स्टैंजा, जब मनुष्य अपने विचारों में इतना खो जाता है, जब उनकी भावनाएं उसके भीतर से लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ विचारों की दुनिया में वो एंट्री ले लेते हैं, हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं और सत्य पर नहीं चलते। ऐसी दुनिया का जिक्र है इसमें। फिर बात करते हैं सेकंड जो स्टैंजा है, इसमें क्या कहते हैं जरा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा है विजन ऑफ कॉस्मिक टाइम। ठीक है, कॉस्मिक टाइम का विजन के बारे में है। तो यहाँ पर क्या है,
द वर्ल्ड डिजॉल्व्स टू इट्स प्राइमल फॉर्म, यानी कि क्विंट एसेंशियल स्लाइम। यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर बोल रहा है कि संसार अपने मूल रूप, यानी कि मूल रूप क्या होता है संसार का? द वर्ल्ड डिजॉल्व्स टू इट्स प्राइमल फॉर्म। मूल रूप क्या होता है इस संसार का? बोल रहा है क्विंट एसेंशियल स्लाइम। स्लाइम का मतलब होता है कीचड़, है ना, और क्विंट एसेंशियल का मतलब एक तरीके से कह लो प्रारंभिक कह सकते हो, है ना। तो प्रारंभिक कीचड़ में घुल जाता है, प्रारंभिक कीचड़ में घुल जाता है। इसका मतलब क्या निकला? ये शब्दों पर ध्यान रखोगे, मेंस में काम आएगा आपका। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि हम गहराई में जाएं तो सब वस्तुएं अपनी मूल प्रकृति, यानी कि सृष्टि के जो सबसे साधारण तत्व है उसमें बदल जाती है। तो साधारण तत्व क्या है इस संसार का? मिट्टी है, तो उसमें मिल जाता है, ठीक है, मूल प्रकृति में मिल जाता है। समझेंगे इसको भी डेप्थ में। यहाँ पर पहले देख लेते हैं अगला पॉइंट। ह्यूमन पैशंस अपीयर एज अ ब्लिंक इन द सैड आई ऑफ टाइम। बोल रहा है कि मानव का जो एक पैशंस है, यानी कि जो भावनाएं हैं, वो समय की उदास आंख का एक झपकी है। देख रहे हो, झपक है, यानी कि अ ब्लिंक इन द सैड आई ऑफ टाइम। क्या क्या अर्थ निकला इसका? मतलब मात्र इतना ही प्रतीत होती है मानव की भावनाएं जो है, अ ब्लिंक इन द सैड आई ऑफ टाइम, मतलब बस इतना ही प्रतीत होती हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जीवन और समय की तुलना में मनुष्य की भावनाओं को क्षणिक बताते हैं, है ना। क्षणिक मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए बताते हैं। सब कुछ बीत जाता है, कोई अस्थाई नहीं रहता, इस चीज को बताने की कोशिश है। फिर आगे कह रहे हैं सोज ट्रांजिएंस एंड इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी कि यह मनुष्य की भावनाओं की अस्थिरता और इनसिग्निफिकेंस, यानी कि महत्वहीनता को दर्शाता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मानव भावनाएं समय के विशाल प्रवाह में केवल एक लहर भर है। अब क्या इसका क्या सेंस निकला, पूरा समझते हैं। कवि अब क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को, है ना, यहाँ पर बोला है विजन ऑफ कॉस्मिक टाइम, यानी कि समय की विशालता और जो मनुष्य की क्षण भंगुरता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो कवि अब अपनी दृष्टि को समय और ब्रह्मांड की असीमता की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं सेकेंड स्टैंजा में, और वो कल्पना करते हैं कि यह धरती, यह सृष्टि, सब कुछ अपने प्रारंभिक रूप में, देख रहे हो, क्विंट एसेंशियल स्लाइम, यानी प्रारंभिक रूप में कीचड़ या फिर मूल पदार्थ में वापस विलीन हो रही है। लाखों तारे मिट जाते हैं, पर्वत और नदियां समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी घटा, चाहे वो प्रेम है ना, लव है, या फिर आपका वॉर है, युद्ध है, दुख है, संघर्ष है, वो सब समय की उदास आंखों की केवल एक झपक मात्र है। अ ब्लिंक इन द सैड आई ऑफ टाइम है। मतलब ये सारे कुछ क्षणिक हैं, क्षणिक को बता रहे हैं। तो इस पंक्ति में समय की आंख जो बताया गया है, एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतीक है, जो ये दिखाती है कि मानव जीवन समय की तुलना में कितना छोटा और कितना अस्थायी है। कवि के भीतर एक गहरी विनम्रता है। वे समझते हैं कि मनुष्य की सारी उपलब्धियां, मतलब जितने सारे अचीवमेंट्स हैं और उनके जितने सारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, इस विशाल सृष्टि में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल ही तुच्छ है, बिल्कुल ही छोटे समय के लिए है। तो इस पूरे स्टैंजा में हमें क्या सिखाता है? इस पूरे स्टैंजा में हमें ये सिखाता है कि जीवन और संसार अस्थायी हैं और हमें अपनी सीमाओं का बोध होना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सेकंड स्टैंजा का मतलब पूरा स्पष्ट हो गया होगा। फिर थर्ड स्टैंजा में कह रहे हैं रिजेक्टिंग ओवर क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिजेक्टिंग ओवर क्लैरिटी मतलब अत्यधिक स्पष्टता का त्याग और रहस्य की स्वीकृति। क्या इसका सेंस है, यहाँ समझेंगे। पहले एक क्लाइन को देख लेते हैं क्या यहाँ पर मतलब निकलता है। यहाँ बोल रहा है रेसिड्यूस ऑफ मीनिंग। रेसिड्यूस का मतलब होता है, मतलब जो रिमेन होता है, बचा हुआ है ना, अंश जो बचे होते हैं, शेष जो होते हैं, उसके बारे में। तो रेसिड्यूस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, इंटेलेक्ट कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्थ के अंश अब भी शेष हैं। क्या इसका मतलब निकला? और फिर बोल रहा है इंटेलेक्ट कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना, मतलब बुद्धि सब कुछ नहीं समझा सकती। तो कवि मानते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी विचार करे, कुछ रहस्य हमेशा बने रहते हैं जिन्हें केवल अनुभव या फिर भावना से ही जाना जा सकता है। सेंट्रल आइडिया क्या है थर्ड स्टैंजा का? व्हाट कैनॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। इसमें बोल रहा है कि मुख्य विचार क्या है इस स्टैंजा का? तो यहाँ पर बताया है कि जिसे समझाया नहीं जा सकता, व्हाट कैनॉट बी एक्सप्लेन, जिसे नहीं समझाया जा सकता, डू नॉट एक्सप्लेन, उसे समझाने की कोशिश मत करो। तो कवि यहाँ पर दार्शनिक स्पष्टता की सीमाओं को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं
कि जीवन के कुछ रहस्य केवल महसूस किए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते, एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, फिर थर्ड स्टैंजा में ये जो स्टैंजा है, एक्सेप्ट्स मिस्ट्री एंड इंट्यूशंस एज पार्ट्स ऑफ रियल ट्रूथ, यानी कि कवि जो है वो मिस्ट्री को यानी कि रहस्य को और इंट्यूशन यानी जो अंतर्ज्ञान होता है उसको वास्तविक सत्य का हिस्सा मानते हैं। तो कवि के अनुसार सच्चाई को केवल तर्क से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान और अनुभूति यानी कि अपने जो अनुभव है उससे समझा जा सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इस पूरे स्टैंजा में क्या करते हैं, कवि कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी विचार करे, कितना भी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करे, विश्लेषण करे, फिर भी जीवन के कुछ रहस्य हमेशा ही बने रहते हैं। अर्थ के अंश अब भी शेष हैं, रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, यानी कि अर्थ के किसी चीज़ के मीनिंग के अंश अब भी शेष हैं। इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि जीवन के अंधकार में जो एक झूठी कल्पना है, रहस्य है और जो अनुभूतियां हैं धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ती हैं पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अत्यधिक स्पष्टता की तलाश करता है, जब वह हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करता है, तब जीवन की सुंदरता खो जाती है। इसलिए कवि उस अत्यधिक स्पष्ट दृष्टि की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अत्यधिक स्पष्ट दृष्टि को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जिसे नहीं समझाया जा सकता, व्हाट कैनॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, जिसे समझाया नहीं जा सकता उसे मत समझाओ। ये पंक्ति जो है इस पूरे कविता का एक तरीके से समरी कह लो, एक तरीके से सार कह सकते हो इसको, है ना। तो कवि जो है इस स्टैंजा में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कुछ सच्चाइयाँ केवल अनुभव ही की जाती हैं, समझाई नहीं जाती। जीवन का रहस्य ही उसे सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। फिर अगला स्टैंजा में क्या है जरा देखते हैं। बोल रहे हैं रिटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या मतलब है रिटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन की ओर वापसी और अनुभूति का महत्व को दिखाया गया है। यहाँ पर एक एक लाइन को पहले समझते हैं। कह रहा है लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस एक्सप्रेसेस इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों की जो भाषा है अपनी व्याख्या स्वयं करती है। इस लाइन का मतलब यह है कि कवि कहते हैं कि हमारे दैनिक अनुभव जो हैं और जो संवेदनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, अपने आप में गहरे अर्थ रखती हैं जिन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, ठीक है। अब समझेंगे और भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। कॉमन एक्सपीरियंसेस कन्वे जेन्युइन वार्मथ एंड ट्रूथ। यहाँ बोल रहा है कि साधारण अनुभव वास्तविक सच्चाई और मानवीय गर्मजोशी प्रदान करते हैं। क्या मतलब निकला, कवि के अनुसार जीवन की सच्ची सुंदरता उन्हीं सामान्य भावनाओं में है, इमोशंस में है जो हमें मानव बनाती हैं असल में। फिर बोल रहा है ओवर एनालिसिस डाइस ऑफ कोल्ड ओनली फीलिंग गिव्स मीनिंग। क्या सेंस निकला इसका, पूरा अत्यधिक विश्लेषण यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एनालिसिस करने लग जाए, हर चीज़ का अर्थ ढूंढने लग जाए। मतलब बोलते हैं ना कि बाल का खाल निकालना, तो हर चीज़ को इस तरीके से अगर हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें तो डाइस ऑफ कोल्ड यानी कि ठंड में मर जाता है। केवल ओनली फीलिंग गिव्स मीनिंग, केवल भावना ही अर्थ प्रदान करती है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम हर बात को तर्क और विचार से तोलते हैं तो जीवन की भावनात्मक गहराई खो जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है पोएट्री नॉट फिलोसफी एक्सप्रेसेस लिविंग ट्रूथ। क्या मतलब निकला इसका, इसका ये मतलब है कि दर्शन नहीं है ना, नॉट फिलोसफी यानी दर्शन नहीं, फिलोसफी का मतलब तर्क वितर्क है ना। तो बोल रहा है दर्शन नहीं बल्कि कविता यानी कि पोएट्री जीवंत सत्य को व्यक्त करती है, लिविंग ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है। तो कवि का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है कि कविता में वो संवेदना और सजीवता है जो दर्शन में नहीं है। कविता ही जीवन का सच्चा दर्पण है। तो कविता के बारे में बताया है। तो इसका मतलब क्या निकल कर क्या ओवरऑल इस स्टैंजा में कवि क्या करते हैं, अब बुद्धि और दर्शन की दुनिया से लौट करके फिर से मानवीय जीवन की वास्तविकता में प्रवेश करते हैं। इस स्टैंजा में पहले स्टैंजा में देखे कि वो बिल्कुल ही बुद्धि वाली दुनिया में चले जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, है ना। ऐसे फिलॉसफी की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर बस तर्क वितर्क करके हर चीज़ को देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। लेकिन अब वो वास्तविक दुनिया में आते हैं और उस समय जब वो बुद्धि और दर्शन की दुनिया में रहते हैं तब उस समय
हृदय सामने नहीं होता, बस तर्क वितर्क सामने होता है, इमोशन सामने नहीं होते, फीलिंग सामने नहीं होते। लेकिन अब बुद्धि और दर्शन की दुनिया से लौट करके वो क्या करते हैं, वापिस इस इंसानी जीवन की वास्तविकता में वो प्रवेश करते हैं और वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने, सुनने, महसूस करने, समझने की, स्वयं जीवन की सच्चाई गाती हैं। हमारी जितनी सारी सेंसेस होती हैं, जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इंद्रियों की भाषा का मतलब है यहाँ पर अपने अनुभवों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करती हैं। हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, अपने अनुभव से ही सारे मीनिंग को व्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। साधारण चीज़ें हैं जैसे कि मान लो प्रेम है, टच है, स्पर्श है जिसको कहते हैं, हंसी है, करुणा है, दया है ना। तो ये सारा जो है, ये सभी जीवन की असली सच्चाई का प्रमाण है। तो कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अत्यधिक विश्लेषण करने लगता है, ओवर एनालिसिस करने लगता है और फिर अत्यधिक विश्लेषण में उलझ जाता है, तब उसका हृदय ठंडा हो जाता है, डाइज ऑफ कोल्ड हो जाता है। हृदय ठंडा हो जाता है, वह ठंड से मर जाता है, क्योंकि केवल भावना ही जीवन को उष्मा दे सकती है। केवल इमोशन ही क्या कर सकती है, इमोशन जो है वही जीवन को एक गर्माहट दे सकती है, वार्मथ दे सकती है। कवि का ये जो निष्कर्ष है वो यही है कि दर्शन नहीं, फिलॉसफी नहीं, बल्कि कविता ही जीवित सत्य को प्रकट करती है। तो कविता में वह उष्मा, वह सजीवता और वह प्रेम है जो तर्क और विज्ञान में नहीं है। तो इस पूरे स्टैंजा का भाव क्या निकलता है कि सत्य केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से जाना जाता है। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो कवि क्या करते हैं, निज्म एज़ेकिएल जो है इस पूरे कविता का भाव क्या समझाने की कोशिश करते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि केवल बुद्धि यानी कि रीजन और फिलॉसफी जीवन को नीरस बना देते हैं। अगर इसके साथ इमोशन जुड़ जाता है, फीलिंग्स जुड़ जाती है, तो यहाँ पर होगा कि जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा इस जीवन में निखार आ जाता है। तो जीवन का वास्तविक अर्थ भावनाओं, अनुभूतियों और साधारण मानवीय अनुभवों में छिपा होता है। तो कवि का ये विश्वास है कि कविता जो है, पोएट्री यहाँ सिंबलाइज कर रहा है आनंद का एक तरीके से, है ना। तो पोएट्री ही वह माध्यम है जो जीवन की गहराई और उष्मा और सच्चाई को प्रकट करती है, फिलॉसफी नहीं, है ना। और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कविता वह चीज को व्यक्त करती है जिसे दर्शन केवल परिभाषित करने की कोशिश करता है। ये सेंटेंस भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस कविता में कवि तर्क और भावना के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं और अंत में ये भी बताते हैं कि जीवन को समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि हृदय की जो संवेदना है, इमोशन है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जीवन को अगर समझना है तो हर चीज़ को लॉजिक से जोड़ के मत देखो, कुछ चीज़ों को फीलिंग से, कुछ चीज़ को इमोशन से जोड़ करके देखने चाहिए, ठीक है। तो इमोशन, यहाँ पर फिलॉसफी और पोएट्री की बात कही गई है और पोएट्री का यहाँ पर बड़प्पन किया गया है। मेजर थीम्स क्या है इस पूरे पोएम का, तो फिलॉसफी वर्सेस पोएट्री यहाँ पर बताया गया है, ये मेजर थीम है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर बोल रहा है पोएट्री गिव्स मीनिंग वेयर लॉजिक फेल्स, दर्शन वर्सेस यहाँ पर कविता है जहाँ पर तर्क जो है, फिलॉसफी जो है वो असफल हो जाता है, लॉजिक जो है वो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, वहाँ पर कविता उसको अर्थ देती है। तो कवि कहते हैं कि केवल दर्शन जीवन की गहराई को नहीं छू सकता, केवल फिलॉसफी, केवल लॉजिक ही जीवन की गहराई को नहीं छू सकता। कविता जो है, पोएट्री जो है, पोएम जो है, वो भावनाओं के माध्यम से जीवन को अर्थ देती है, मीनिंग देती है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर आगे कह रहा है लिमिट्स ऑफ रीजन, यहाँ पर सेकेंड थीम इसमें क्या है, लिमिट्स ऑफ रीजन कहने का मतलब जो रीजन की, जो फिलॉसफी की, रीजन की, है ना, जो लॉजिक की जो एक लिमिट्स है, जो सीमाएं हैं, उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि रेशनैलिटी कैनॉट रीच इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धि जो है, रेशनैलिटी का मतलब है तर्क वितर्क करने की जो बुद्धि है ना, वो भावनात्मक या फिर आध्यात्मिक सत्य तक नहीं पहुंच सकती। तो कवि के अनुसार तर्क की पहुंच सीमा जो है वो लिमिट है ना, वो मनुष्य के हृदय और आत्मा की गहराई तक नहीं जा सकती। कौन? रीजन यानी कि फिलॉसफी। फिर अगला थीम है सर्च फॉर मीनिंग यानी ह्यूमन क्वेस्ट टू बैलेंस इंटेलेक्ट एंड फीलिंग। क्या मतलब है इसका कि सर्च फॉर मीनिंग कहने का मतलब अर्थ की खोज, यानी कि मनुष्य की यह जो कोशिश है कि वह बुद्धि और भावना के बीच में संतुलन बनाए, उसके बारे में है। तो कवि मानते हैं कि सच्ची समझ तभी आती है जब मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, बैलेंस स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर अगला है इमोशनल विजडम,
ट्रू अंडरस्टैंडिंग लाइज इन कंपैशन एंड सेंसिटिविटी, यहाँ पर बोल रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है उसके बारे में, सच्ची समझ, करुणा और मतलब दया जिसको बोलते हैं, है ना, काइंडनेस जिसको बोलते हैं, और संवेदनशीलता जो बोलते हैं उसमें निहित है। सच्ची समझ किसमें निहित है? करुणा और संवेदनशीलता में निहित है। तो कवि कहते हैं कि केवल विचार नहीं बल्कि दया, प्रेम और इमोशन, फीलिंग, संवेदना ही जीवन को गहराई देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में कहा गया है, यानी मानवीय अनुभव के बारे में यहाँ पर थीम है। ऑर्डिनरी लाइफ होल्ड्स मोर ट्रूथ दैन एब्स्ट्रैक्ट थियरी, बोल रहा है कि साधारण जीवन में जो अमूर्त सिद्धांत हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थियरी का मतलब होता है जो सिर्फ इमेजिनेशन वाले जो थियरी होते हैं, उसकी तुलना में क्या होता है, जो यहाँ पर बोल रहा है कि साधारण जीवन में ये जो एब्स्ट्रैक्ट थियरी है इसकी तुलना में अधिक सच्चाई होती है। ठीक है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग लाइज, ये तो हो गया। ऑर्डिनरी लाइफ होल्ड्स, हाँ, जो सामान्य जीवन है उसमें ट्रूथ ज़्यादा होता है, ना कि हवाई वाली थियरी में। समझ गए बात को? फिर मतलब इसका क्या सेंस निकला? यहाँ पर कवि के अनुसार जीवन के जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं ना, जैसे प्रेम है, पीड़ा है, रिलेशनशिप है, संबंध है, वही वास्तविक सच्चाई के सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। समझ गए? सिर्फ हवाई वाली बातें जो फिलॉसफी झाड़ते हैं उसमें नहीं है। तो पूरा मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं कि इसमें सिंबलिज्म, कौन कौन सा सिंबलिज्म है, इसको अच्छे से समझना। सारे एग्जाम वाले पॉइंट को ही मैं लिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, बोला मील्स ऑफ गॉड, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? यानी कि भगवान की चक्कियाँ कहने का मतलब है दिव्य व्यवस्था जो है, डिवाइन ऑर्डर, उसका प्रतीक है। मील्स ऑफ गॉड का मतलब डिवाइन ऑर्डर, यानी कि जो दिव्य व्यवस्था है ना, भगवान की जो व्यवस्था है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसका प्रतीक है। स्लो बट सर्टेन जस्टिस, धीमा है लेकिन निश्चित ही न्याय देता है। यानी कि ये किस चीज़ का, मील्स ऑफ गॉड किस चीज़ का प्रतीक है? जीवन में न्याय और सत्य की धीमी पर निश्चित गति को दर्शाता है। ठीक है, तो भगवान की जो व्यवस्था है उस पर शक नहीं करना चाहिए, वो निश्चित रूप से सबको जस्टिस देता है। फिर बोला कोल्ड लुसिडिटी किसका प्रतीक है? इंटेलेक्ट विदाउट इमोशन, लाइफलेस क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि शीतल, जो कोल्ड लुसिडिटी, शीतल स्पष्टता है, वो भावना से रहित जो बुद्धि है, इमोशन है, इंटेलेक्ट है और इमोशन है, उसके बारे में कह रहा है। और निर्जीव जो ज्ञान है, यानी कि लाइफलेस जो क्लैरिटी है, उसके बारे में। तो यह उस स्थिति का प्रतीक है, यानी कोल्ड लुसिडिटी उस स्थिति का प्रतीक है जहाँ मनुष्य विचारों में तो स्पष्ट है पर भावनाओं से शून्य है, लाइफलेस है। ठीक है, स्लाइम है, स्लाइम यानी कि कीचड़ जो है, कीचड़ किस चीज़ को यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है? ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, सिंबल ऑफ प्राइमल लाइफ, यानी कि सृष्टि का जो मूल स्वरूप है उसका प्रतीक है। तो प्रारंभिक जीवन, जो इनिशियल जीवन है उसका प्रतीक है ना, प्राइमल लाइफ, या फिर कह सकते हो क्रिएशन का प्रतीक है स्लाइम, कीचड़। फिर लाइट जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो लाइट जो है यह आपका एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान, रिविलेशन का मतलब एक तरीके से जो रहस्य का जो रिवील होता है उसके बारे में, फाइनल रियलाइजेशन, इसको बोल सकते हो अंतिम अनुभूति का प्रतीक है, मतलब सत्य और समझ की प्राप्ति जो है उसका प्रतीक है लाइट। तो ये सारे शब्दों को ध्यान में रखना है आपको। फिर यहाँ पर बोला है कॉमन थिंग्स, है ना, कॉमन थिंग्स किस चीज़ का प्रतीक है? ये सारे शब्दों हैं, ये सारे वे सारे शब्द हैं जो पोएम्स में आ रखे हैं, है ना। तो साधारण चीज़ें हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? सिंपल डेली एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंटिंग जेन्युइन ट्रूथ, है ना, जो रोजमर्रा के अनुभव होते हैं जो वास्तविक सच्चाई को दर्शाते हैं, उसके बारे में बोला है कॉमन थिंग्स, है ना। तो ये बताता है कि जीवन की असली सुंदरता साधारण अनुभवों में छुपी हुई है। ठीक है, जैसे प्रेम हो गया, टच हो गया, है ना, वो सारे बातें हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करें, अब फिर टेक्निक्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं यहाँ पर देखते हैं। इमेजरी का इस्तेमाल है, जैसे यहाँ पर बोला अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, इसका मतलब लाखों तारे मिट गए, है ना। इवोक्स कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस, यानी कि ब्रह्मांड की विशालता और मनुष्य का जो नेग्लिजिबिलिटी है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये जो चित्र है अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, ये जो चित्र है वो किस चीज़ को दिखाता है? समय और ब्रह्मांड के सामने मनुष्य कितना छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, उस चीज़ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल है। फिर सिंबलिज्म यानी कि मील्स ऑफ गॉड, लाइट, लुसिडिटी, सब अभी मैं बता दिया, है ना। कैरी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, ये सारे क्या करते हैं? एक तरीके से दार्शनिक अर्थ लिए हुए हैं, है ना। मील्स ऑफ गॉड, लाइट और लुसिडिटी, क्लियर यहाँ तक? तो कवि क्या करते हैं? इन प्रतीकों से तर्क और भावना के बीच विरोध व्यक्त करते हैं। फिर पैराडॉक्स कहने का मतलब है विरोधाभास है यहाँ पर। जैसे बोल रहे हैं
व्हाट कैनॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, जिसे समझाया नहीं जा सकता उसे मत समझाओ। तो यह तर्क से परे सत्य को दर्शाता है। तो विरोधाभास भी है यहाँ पर, है ना, जिसे नहीं समझाया जा सकता उसको तो समझाना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं, डू नॉट एक्सप्लेन। तो कवि कहते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। ट्रूथ बियॉन्ड लॉजिक, ये सारे जो होते हैं वो तर्क से परे सत्य को यहाँ पर दिखा रहा है। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी है बिटवीन रीजन यानी फिलोसफी एंड इमोशन यानी पोएट्री। पोएट्री इमोशन होता है और आपका जो फिलोसफी है वो रीजन होता है ना, तर्क होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या किया गया है, यहाँ पर विरोधाभास व्यक्त किया गया है। क्लियर। फिर यहाँ पर आयरनी, आयरनी कहने का मतलब द फिलोसोफर पोएट फाइंड्स ट्रूथ थ्रू फीलिंग नॉट इंटेलेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विडंबना भी दिखाया गया है। दार्शनिक कवि बुद्धि नहीं बल्कि भावना के माध्यम से सत्य यहाँ पर पाते हैं, है ना। तो कविता की सबसे गहरी बात है कि जहाँ तर्क असफल होता है वहाँ पर इमोशन आने की भावना विजयी होती है। ठीक है। फिर पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन कहने का मतलब जैसे बोला है द लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स, ये वाला सेंटेंस है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है मतलब कि इंद्रियों की भाषा गाती हैं, है ना, इंद्रियां जो है वो भाषा गाती, इंद्रियों की भाषा गाती हैं। क्या मतलब है यहाँ पर, कवि ने इंद्रियों को मानव गुण दिया है एक तरीके से, है ना, जिससे अनुभवों को एक तरीके से जीवंत रूप मिला है, तो पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर टोन है, किस टोन में इसको लिखा गया है, तो काम है, मेडिटेटिव है, रिफ्लेक्टिव है ना, शांत है, बिल्कुल ही मेडिटेटिव है, ध्यानमय है, चिंतनशील भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। तो ये पूरी कविता का एक मूड को दिखाता है, टोन को दिखाता है, भाव को दिखाता है। ठीक है, जिसमें आत्ममंथन से पूरी पोएम जो है वो भरी हुई है। फिर बात करते हैं स्टाइल एंड टेक्निक के बारे में। यहाँ स्टाइल और टेक्निक क्या है, रिटन इन लिरिक फॉर्म विथ जेंटल रिदम एंड राइम, AA है ना, मतलब AABBA। तो कविता को एक तरीके से गीतात्मक रूप में लिखा गया है, जिसमें जो आपका राइम स्कीम है वो है आपका AABBA। क्लियर। और इसी से संगीत और जो है जो फ्लो है वो उत्पन्न होता है। फिर बोला लैंग्वेज यहाँ पर एक क्लियर है, प्रिसाइज है एंड इंटेलेक्चुअल येट इमोशनल है, यानी कि स्पष्ट है, सटीक लैंग्वेज है और एक तरीके से इंटेलेक्चुअल है और फिर भी इमोशनल है। ठीक है, यहाँ पर कवि ने सरल शब्दों में गहरे विचार को व्यक्त किया हुआ है। टोन है, फिर से देख रहे हैं, थॉटफुल है, काम है, इंट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, चिंतनशील बोल सकते हो, शांत है और जो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्ममंथन करना, है ना, तो उस सेंस में भी यहाँ पर दिखाया गया। आत्ममंथन ही तो है, स्टार्टिंग ही कविता की होती है किससे, कि वो अलग सी दुनिया में चले जाते हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल है लेकिन दिल नहीं है वहाँ पर, है ना, मतलब वो खुशियाँ नहीं हैं, वो अनुभव नहीं है, बस लॉजिक है, तर्क की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर बोला है मूवमेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी इमोशनल ट्रूथ को बताया गया है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है ना, जो अमूर्त जो आपका तर्क है वहाँ से किधर की ओर जाते हैं, भावनात्मक सत्य की ओर वो मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो कविता के आरंभ जो है वो तर्क पर केंद्रित होता है, लेकिन अंत में किस पर जाते हैं, ये भावना पर समाप्त हो जाती है, तो उसके बारे में है सब कुछ। फिर कंबाइंस रियलिज्म, सिंबलिज्म एंड आयरनी, यहाँ पर किस किस चीज़ का संयोजन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो आपका रियलिज्म का है और सिंबलिज्म का है और आपका आयरनी का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। फिर बोला रिफ्लेक्ट्स एजिकल सिग्नेचर स्टाइल, यहाँ पर फिर से उनका सिग्नेचर स्टाइल आता है, यानी सिग्नेचर स्टाइल कहने का मतलब विशिष्ट शैली। ठीक है, उनकी जो खास शैली है वो किस चीज़ को यहाँ पर प्रतिबिंबित कर रहा है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऑनेस्टी का, क्लैरिटी का एंड वार्मथ का, यानी ईमानदारी, स्पष्टता और उष्मा का। ठीक है, तो यहाँ पर कवि की सादगी और जो मानवीय दृष्टि है उसको पूर्ण रूप से ये जो कविता है वो दिखाती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम 1965, इसको हम देख चुके हैं, ट्रिक के माध्यम से भी ईयर को मैं याद करवा दिया हूँ। फिर यहाँ पर टाइप जो है रिफ्लेक्टिव है, फिलोसॉफिकल लिरिक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, चिंतनशील है और दार्शनिक गीत है, एक तरीके से लिरिक है, इसको ध्यान रखो। फिर सेंट्रल आइडियाज़ का क्या है, पोएट्री एक्सप्लेन व्हाट फिलोसफी कैन नॉट, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका पूरा सेंट्रल आइडिया जो है पूरी पोएम का वो क्या है, कविता वह समझा सकती है जिसे फिलोसफी नहीं समझा पाता। ठीक है, इसमें फेमस लाइन है व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, यानी कि इसमें सबसे फेमस लाइन क्या है, जिसे समझाया नहीं जा सकता उसे मत समझाओ। ठीक है, पैराडॉक्स है। फिर यहाँ पर बोला फोकस किस पर है, इमोशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस एज ट्रू विजडम,
यानी कि इसका फोकस है, केंद्र बिंदु है भावना और मानवीय अनुभव ही वास्तविक ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। फिर रिप्रेजेंट्स यानी कि किस चीज़ को प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री ब्लेंडिंग इंटेलेक्ट एंड ह्यूमैनिटी, यानी आधुनिक भारतीय अंग्रेजी की जो कविता है जिसमें बुद्धि और मानवता का सुंदर मेल है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्रिटिकल व्यूज, यानी इस पोएम को लेकर के किनके क्या क्या आपके रहे हैं व्यूज। ठीक है, ये देखते हैं ब्रूस किंग क्या बोले हैं। ब्रूस किंग बोले हैं एजिकल एक्सपोजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ प्योर रीजन एंड वैल्यूज पोएटिक इनसाइट। ब्रूस किंग बोलते हैं कि एजिकल ने शुद्ध तर्क की जो कह सकते हो यहाँ पर जिसका कोई अर्थ नहीं है उसका उजागर किया है ना, शुद्ध तर्क का जो अर्थहीन है उसको उजागर किया है, और पोएट्री अंतर्दृष्टि जो है, पोएटिक इंसाइट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। फिर आर पार्थसारथी क्या बोले हैं, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन, यानी कि आर पार्थसारथी है ना, पार्थसारथी या फिर पार्थसारथी जो हैं वो बोले हैं कि बुद्धि और अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ना, परफेक्ट बैलेंस है, इस चीज़ को दिखाया है। फिर केकी एन दारूवाला ने क्या बोला है, केकी एन दारूवाला ने बोला है क्लैरिटी विदाउट इमोशन बिकम्स कोल्ड, पोएट्री रीस्टोर्स वार्मथ। वो बोले हैं कि भावना के बिना स्पष्टता ठंडी बन जाती है, कविता वही उष्मा को लौटाती है, रिस्टोर करती है। फिर मीनाक्षी मुखर्जी क्या कहती हैं, एजिकल टर्न्स फिलोसफी इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि एजिकल दर्शन को यानी फिलोसफी को मानवीय अनुभव से परिवर्तित कर देते हैं। पूरा कंक्लूजन क्या है जरा देखते हैं। पूरा कंक्लूजन है आपका कि फिलोसफी अफर्म्स दैट रीजन अलोन इज इनकम्प्लीट विदाउट इमोशन, है ना, यानी कि फिलॉसफी यह सिद्ध करती है, क्या सिद्ध करती है कि केवल तर्क, केवल लॉजिक भावना के बिना अधूरा है, इमोशन के बिना अधूरा है। फिलॉसफी गिव्स क्लैरिटी बट पोएट्री गिव्स मीनिंग एंड वार्मथ। पूरा फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है वो स्पष्टता तो देता है पर कविता उसको अर्थ और उष्मा देती है। ट्रू ट्रूथ लाइज इन फीलिंग नॉट इन इंटेलेक्ट, यानी कि सच्चा जो सत्य है वो भावना में है, इमोशन में है, फीलिंग्स में है, इंटेलेक्ट में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। हर चीज़ को सिर्फ बुद्धि से आंको तो वो आंकना ठीक नहीं है, कुछ अनुभव से भी आंकने चाहिए, कुछ उसको इमोशन से भी जोड़ करके देखने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल नहीं दिया, अभी बताया आपको कि लोग कई बार लॉजिक लगाते हैं, नहीं ये जो है नेचुरल घटना है ना, जैसे कि राम सेतु जो है वो नेचुरल घटना से बना हो सकता है, वो रामायण का कोई पार्ट नहीं है, रामायण एक क्या बोलते हैं उसको इमेजिन वाली बात है ना। उन लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया खास करके कि हर चीज़ को आप अपने लॉजिक मत दो, कुछ चीज़ को आस्था से जोड़ के देखो, फीलिंग से जोड़ के देखो, उसके इमोशन से जोड़ करके देखो, तब आपको जीवन जीने में मज़ा आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहा है एजिकल सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ पोएट्री ओवर कोल्ड रेशनैलिटी। एजिकल कविता की शक्ति को ठंडी बुद्धित्तावादी जो कहते हैं, कोल्ड रेशनैलिटी जिसको बोल सकते हैं ठंडी पड़ी हुई, जो ठंडी कहने का मतलब है जिसमें कोई इमोशन नहीं होता है ना, वैसे लॉजिक पर श्रेष्ठ बताते हैं, किसको, कविता को श्रेष्ठ बताते हैं लॉजिक के तुलना में। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला है पोएट्री एक्सप्रेसेस व्हाट फिलॉसफी ओनली ट्राइज टू डिफाइन। ये सेंटेंस को भी ध्यान रखना, कविता वही व्यक्त करती है जिसे जो फिलॉसफी है केवल परिभाषित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कविता का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिक्र है फिलॉसफी के ऊपर, मतलब कि पोएट्री को श्रेष्ठ बताया गया है फिलॉसफी की अपेक्षा। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। एक बार पीडीएफ से आप स्टडी कर लेना, एक दो बार टेस्ट लगा लेना, मल्टीपल टाइम टेस्ट को लगाना, मुझे नहीं लगता है कि एक भी पॉइंट आप एग्जाम में छोड़ करके आओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एमसीक्यू के थ्रू आपके स्पष्ट हो पाएंगे, है ना। बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आप हो सकता है कि अभी नहीं समझ पाए होगे या फिर पीडीएफ पढ़ने से नहीं समझोगे, वो आप एमसीक्यू में समझ जाओगे। तो चलिए, जितना कुछ बताना था बता दिया। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।